न्यूरोसिस। अरे बताओ यार, क्या करेंगे? कुछ बच्चे आए थे नीचे ऐसे बता रहे कि कई पुराने बच्चों का कुछ रहा हुआ है, इंट्यूमेट्री ने ये वो कोई सिस्टम रह गए हैं एक आध, उनका पूरा करेंगे, फिर उनको विदा कर देंगे इस महीने ही। इसलिए पहले जो बचा है वो पूरा कर देंगे, क्योंकि साइकेट्री उनके हो रखी है, कह रहे हैं वो कई बच्चे साइकेट्री होने वाले। चलो कोई ना, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जंग करते रहो, कुछ नहीं है, पढ़ते रहो बस। अगला है एक्टिविटी का डिसऑर्डर्स। एक्टिविटी के डिसऑर्डर्स में हम देखेंगे इंक्रीज एक्टिविटी, डिक्रीज एक्टिविटी, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी, इमिटेटिव एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटीज देखेंगे। तो डिक्रीज एक्टिविटी को हम साइकोमोटर रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? साइकोमोटर रिटार्डेशन कहेंगे। और ये किसमें देखने को मिलेगा? मेनली डिप्रेशन में देखने को मिलेगा। यहाँ पेशेंट कोई भी काम स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा वक्त लगाएगा, और अगर स्टार्ट कर दिया तो उसको फिनिश करने में बहुत ज्यादा टाइम लेगा। मतलब यानी कि बहुत ज्यादा ढीला ढाला स्लो है, बहुत ढीला ढाला स्लो है हर काम में। और ये मेनली किसमें देखने को मिलेगा? डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा। कि डिक्रीज एक्टिविटी जिसको हम साइकोमोटर रिटार्डेशन कहेंगे, यहाँ पेशेंट एक्टिविटी को स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगाएगा, और अगर एक्टिविटी स्टार्ट कर भी दी है तो उसको फिनिश करने में, कंप्लीट करने में बहुत वक्त लगाएगा। और ये हमको मेनली डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा। लिख लो। कॉन्शियसनेस के डिसऑर्डर्स, जिसमें क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है डिमनेस इन अवेयरनेस। डिमनेस इन अवेयरनेस और अलर्टनेस, इसको हम दूसरे वर्ड में मेंटल फॉगिंग कह सकते हैं। दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं? मेंटल फॉगिंग कह सकते हैं। और ये मेनली किसका फीचर है? डेलीरियम का फीचर है। फिर आता है कंफ्यूजन, जिसमें लैक ऑफ क्लियर माइंडनेस है। लैक ऑफ क्लियर माइंडनेस यानी कि माइंड में कुछ जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा या माइंड सेट क्लियर नहीं होगा तो इंसान कंफ्यूज रहेगा। क्या रहेगा? कंफ्यूज। स्टूपर इज म्यूट एंड मोशनलेस, म्यूट एंड मोशनलेस एक्टिविटी एट द मिनिमल लेवल। और दूसरा आता है टोरपोर। टोरपोर क्या है? लेसर डिग्री ऑफ स्टूपर है, हैविंग सम टाइप ऑफ एक्टिविटी और स्पीच हो सकता है। इसके अलावा कोमा विगिल है, जिसमें आई रिमेन्स ओपन है। और जो कोमा है वो प्रोफाउंड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस है। लंबे समय तक अगर कोई अनकॉन्शियस रह रहा है, उस कंडीशन को हम कोमा कहेंगे। इसके अलावा वन इनवर्ड स्टेट, ट्विलाइट स्टेट, ये सब फैंटेसी स्टेज, ये ड्रीमी स्टेट है। ये ड्रीमी और फैंटेसी स्टेज इन विच माइंड एब्सेंट एंड बॉडी प्रेजेंट वाली सिचुएशंस है। इतने ही थे। इसके अलावा एक था डिसोसिएटिव फ्यू। डिसोसिएटिव फ्यू सडन एस्केप और वेंटिंग अवे फ्रॉम होम एनवायरनमेंट अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस and moving to new place and assumes new identities. After some time when the mental status stabilizes, person returns back to previous identity, returns back to previous identity. ये क्या कहलाएगा? डिसोसिएटिव फ्यू कहलाएगा। एक्टिविटी में हमने पहला देखा डिक्रीज एक्टिविटी। और एक्टिविटी क्या है? एनी टाइप ऑफ फिजिकल मूवमेंट। एनी टाइप ऑफ फिजिकल मूवमेंट को हम एक्टिविटी कहेंगे। और ये एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, रिपीटेटिव हो सकती है, और दूसरों की कॉपी करके रिपीट करेगा, उसको इमिटेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इमिटेटिव। इमिटेटिव में क्या आएगा? इकोलेलिया, इकोब्रेक्सिया आएगा। चलो, तो डिक्रीज एक्टिविटी डिप्रेशन में देखने को मिलेगी। यहाँ इंसान टाइम बहुत ज्यादा लेगा फिनिश करने में और स्टार्ट करने में भी। दूसरा आता है इंक्रीज एक्टिविटी, नाम से दिख रहा है यहाँ, इसको हम हाइपर एक्टिविटी बोल सकते हैं या इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी बोलेंगे। और साइको और मोटार का मतलब क्या होता है भाई? साइकोमोटर बताया ना क्या है? साइकोमोटर, हाँ, साइकोमोटर, साइकी यानी माइंड एक्टिविटी है ये कैसी एक्टिविटी है? माइंड की एक्टिविटी है। और मोटर एक्टिविटी में क्या होता है कि बॉडी के मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, एक्टिविटीज है, जैसे स्पीच बढ़ जाएगा, फिजिकल अदर एक्टिविटीज बढ़ जाएगी, वो आएगी, दोनों चीजें आएगी। इसको हाइपर एक्टिविटी कहते हैं। पेशेंट बहुत ज्यादा फास्ट एक्टिविटी करेगा, जल्दी जल्दी बोलेगा, जल्दी जल्दी चलेगा, सारे काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेगा। और ये मेनली हमको मेनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा। तो डिक्रीज एक्टिविटी, जिसमें पेशेंट एक्टिविटी को इनिशिएट स्लोली करेगा और फिनिश भी स्लोली कर पाएगा। और ये डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा, और इसको हम साइकोमोटर रिटार्डेशन नाम से जानेंगे। दूसरा इंक्रीज एक्टिविटी है, या पेशेंट एक साथ ज्यादा एक्टिविटी करेगा, रैपिड करेगा, फास्ट करेगा। और ये मेनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा। इसको इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी या हाइपर एक्टिविटी कह सकते हैं, या हाइपर एक्टिविटी कहलाएगा। इनसाइट, जिसका मतलब होता है अवेयरनेस अबाउट ओवन मेंटल हेल्थ एंड इलनेस। पेशेंट को अगर पता है कि वो मेंटली हेल्थी है या मेंटली इल है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनसाइट प्रेजेंट कहेंगे। अगर नहीं पता है तो लैक ऑफ इनसाइट है, उसके लिए वर्ड है एनोसोग्नोसिया। क्या है? एनोसोग्नोसिया। इनसाइट के 6 लेवल है। कौन से कितने लेवल है? हो गया ये इनसाइट के लेवल, जिसमें पहला है कंप्लीटली डिनाइंग, जीरो लेवल आएगा, कंप्लीटली डिनाइंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। दूसरे में क्या है? स्लाइट अवेयरनेस, स्लाइट अवेयरनेस। तीसरे में क्या है? अवेयरनेस, अवेयर है बट ब्लेमिंग टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, ब्लेमिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल फैक्टर्स। उसके बाद अवेयरनेस है बट कॉज पता नहीं है, ड्यू टू अननोन कॉज। उसके बाद इंटेलेक्चुअल इनसाइट, जिसमें पता है कि क्यों हो रहा है। और लास्ट आता है इमोशनल इनसाइट, जिसमें उसको पता है एबनॉर्मल थॉट की वजह से, फीलिंग की वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है। चलो, अब आता है डिसएक्टिविटी। और डिसएक्टिविटी का मतलब यही है कि एबनॉर्मल एक्टिविटी या बैडली डन एक्टिविटी, या तो कुछ एबनॉर्मल तरीके से करेगा या गलत तरीके से करेगा, खराब तरीके से करेगा। इसमें दो चीजें आएगी, एक स्टीरियोटाइप और दूसरी इमिटेटिव। दोनों का मतलब रिपीटेटिव एक्टिविटी है। स्टीरियोटाइप एक्टिविटी में अपनी एक्टिविटी खुद बार बार रिपीट करेगा, वहीं इमिटेटिव एक्टिविटी में दूसरे की एक्टिविटी को कॉपी करेगा। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना। क्या है? कॉपी करना। Stereotype is repetition of activity by oneself, and imitative activity which means repetition of activity by copying others, by copying others, दूसरों को देख के उनकी एक्टिविटी को कॉपी करना इमिटेटिव एक्टिविटीज कहलाएगा।
दिस एक्टिविटी, एबनॉर्मल एक्टिविटी और बैडली डन एक्टिविटीज, जिसमें स्टीरियोटाइप एक्टिविटी का मतलब है पेशेंट एक्टिविटी को रिपीट करेगा बार बार या फिर दूसरे की एक्टिविटी को कॉपी करके रिपीट करेगा। हो गया? चलो हो गया। स्टीरियोटाइप में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। नाम से क्या समझ रहे हो? वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्स देखा है? वैक्स मतलब क्या? मोमबत्ती है। मोमबत्ती देखी? कैंडल वैक्स की बनी होती है। अगर मोमबत्ती को आप इधर उधर मोड़ोगे वो टूटती नहीं है, बैंड होती है। क्या होती है? टूटती नहीं है, बैंड हो जाएगी। तो बैंड हो जाएगी इसका मतलब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। यही पेशेंट भी फ्लेक्सिबल है, जिधर हाथ मोड़ना चाहो मोड़ दो, जिधर पोजीशन देना चाहो विदाउट रेजिस्टेंस वो हाथ इधर उधर किधर भी ले जाएगा। एक पोजीशन यहाँ दे दी, इसको मेंटेन करके रखेगा। बीपी लिया, यूं हाथ करवाया, उसके बाद हाथ ऐसे ही रखेगा। फिर तुम हाथ में ऐसा कर दो तो जोर से थोड़ा जोर से तो पीछे चला जाएगा, फिर यूं ही रखेगा। फिर आगे यूं करोगे तो यूं रखेगा। मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फ्लेक्सिबल लाइक वैक्स है। इसको हम वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। Constantly maintaining a position for a long period of time and while changing the position there is very little or no resistance field is known as waxy flexibility. इसको हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं कैटालेप्सी। क्या कहते हैं? कैटालेप्सी कहते हैं। कैटालेप्सी का भी मतलब यही होता है maintaining a posture for long period of time. In this patient maintain a constant position without any movement for long period of time, for long period of time and feel no resistance, no resistance while changing position, while changing position. उसके जैसा ही सुन लो एक बार, इसके जैसा ही दूसरा वर्ड होता है पोस्चरिंग। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कि पेशेंट लगातार एक पोजीशन को मेंटेन रख रहा है। एग्जांपल के तौर पे जैसे तुमको बताया कि पेशेंट का बीपी लेने के लिए हमने हाथ यूं किया और कब बंधा। अब तुम बीपी लेके चले गए, कब भी खोल लिया, फिर भी पेशेंट हाथ यूं ही रख के बैठा हुआ है। अब तुम देखोगे कि 10 मिनट बाद आके देखा तो पेशेंट ने हाथ यूं ही रख रखा है। फिर तुम आओगे उसका हाथ यूं करोगे तो थोड़ा ज्यादा यूं कर दिया तो ऐसे पीछे चला गया, तो वो इसी पोजीशन को मेंटेन रखेगा। फिर आओगे यूं कर लो, यानी कि जिस पोजीशन में आप प्लेस कर रहे हो विदाउट एनी रेजिस्टेंस पेशेंट उस पोजीशन को लंबे समय तक मेंटेन करके रखेगा। और इसको हम दूसरे वर्ड में कैटालेप्सी कहेंगे। क्या कहेंगे? कैटालेप्सी। वही दूसरा वर्ड आता है पोस्चरिंग। ये भी सेम कैटालेप्सी जैसा ही है। यहाँ पेशेंट अपनी मर्जी से ही पोजीशन लेगा। वहां वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में फिजिशियन, एग्जामिनर, डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर उसने पोजीशन दिलाई है कोई प्रोसीजर्स के लिए और उसको पेशेंट मेंटेन रखेगा। वहीं पोस्चरिंग में पेशेंट अपनी मर्जी से पोजीशन लेके खड़ा हो जाएगा। अपनी मर्जी से एक टांग पे खड़ा है, यूं खड़ा, कैसे भी खड़ा, अपनी मर्जी से लंबे समय तक एक पोजीशन मेंटेन करके रखेगा। और पोस्चरिंग का एग्जांपल है साइकोलॉजिकल पिलो। तो नाम से दिख रहा है साइकोलॉजिकल पिलो। तकिया किसका होता है? रुई का। यहाँ तकिया किसका है? तकिया साइकोलॉजी का है, यानी कि कोई तकिया नहीं है फिर भी तकिया लगाता है, जितनी गर्दन ऊंची रहती है उतनी गर्दन ऊंची रख के लेता रहेगा। तो ये क्या है? साइकोलॉजिकल पिलो। तो ये वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी और पोस्चरिंग दोनों कौन से टाइप में सिजोफ्रेनिया में दिखता है? कैटाटोनिक में। किसमें दिखते हैं? कैटाटोनिक। तो दीस टू सिम्पटम्स आर सीन इन कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। अरे दोनों बात खोपड़ी में घुसी कि ना घुसी तुम्हारे? वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में कोई दूसरा पेशेंट को पोजीशन दिला रहा है, उस पोजीशन को पेशेंट लंबे समय तक मेंटेन कर रहा है। और वहीं पोस्चरिंग में पेशेंट अपनी मर्जी से खुद एक पोजीशन को एज्यूम कर रहा है और लंबे समय तक मेंटेन कर रहा है। और पोस्चरिंग का एग्जांपल आपको क्या है? साइकोलॉजिकल पिलो। तकिया रुई का ना लगाते हुए किसका लगा दिया? अरे भाई साहब, ये साइकोलॉजिकल पिलो के आगे नहीं लिखना है, ये इसके आगे कंटिन्यू में लिखना है। टीपने वालों को बता दूं। अब देखो ये किया तो हटाऊं, कन्या दिख नहीं रही है तुमको। हम्म? लिख लिया है? हाँ लिखो। तो फोटो में जैसे कि देख पा रहे हो, ये पोस्टर लेके जो खड़ी है, ये पोस्टर लेके पोजीशन लेके जो खड़ी है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैटालेप्सी बोल सकते हैं। कोई एग्जामिन करने के लिए यूं हाथ करवाया, हाथ ऐसे रखो, फिर ये हाथ ऐसे रखो, तो दोनों हाथ को यूं रख के खड़ी हो गई, वो तो है कैटालेप्सी। और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहेंगे दूसरे वर्ड में? इसको हम वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कह देंगे। वहीं नीचे दो कन्या दिख रही है, पढ़ते पढ़ते चाय पीते पीते सो गई है। ये क्या है? ये नार्कोलेप्सी है। ये क्या है? नार्कोलेप्सी। और नार्कोलेप्सी में कैटाप्लेक्सी दिखता है। क्या दिखता है? कैटाप्लेक्सी। और कैटाप्लेक्सी का मतलब होता है सडन लॉस ऑफ मसल टोन। सडन लॉस ऑफ मसल टोन, पर्सन इज नॉट एबल टू मेंटेन हिज अराउजल स्टेट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इंसान बड़ी मुश्किल से रोक पाता है खुद को यूं झपकी लेने से। कि जब लॉस ऑफ मसल टोन हो गई, इसका मतलब क्या है? नींद आएगी, नींद आएगी तो मसल्स रिलैक्स हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी तो कहीं भी सो सकता है, खड़े खड़े गिर सकते हैं, बैठे बैठे हो सकता है। तुम में से झपकियां आ रही है, गिरी देखो। नार्कोलेप्सी आगे लिखवा दूंगा। और यहाँ देख पा रहे हो आप कि स्लीपिंग वन इज कैटाप्लेक्सी और कैटाप्लेक्सी सीन इन नार्कोलेप्सी है। नार्कोलेप्सी। तो इसको याद कैसे रखोगे? लेप्सी प्लेक्सी बहुत हो रहा है, तो याद रखना है लेप्सी प्लस प्लेक्सी। लेप्सी प्लस प्लेक्सी। तो लेप्सी कौन है? सॉरी, कैटाप्लेक्सी प्लस नार्कोलेप्सी। ठीक है, सही है, कैटाप्लेक्सी है यहाँ, PLEXY करना है। प्लेक्सी प्लस नार्कोलेप्सी। दोबारा लिखना पड़ेगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ, इसमें तो दोबारा लिखना पड़ेगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। प्लेक्सी प्लस लेप्सी, ऐसे याद रखना है। तो नार्कोलेप्सी को किसके साथ जोड़ना है? कैटाप्लेक्सी के साथ। नार्कोलेप्सी को कैटाप्लेक्सी के साथ जोड़ना है। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होगा? कैटालेप्सी होगी। तो नार्कोलेप्सी कैटालेप्सी नहीं हो सकता, लेप्सी लेप्सी नहीं है, ये याद रखना है। क्योंकि वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? कैटालेप्सी बोलेंगे। तो नार्कोलेप्सी में भी लेप्सी आ रहा है, तो इसको हम कैटालेप्सी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? कैटाप्लेक्सी कहेंगे। तो लेप्सी प्लस प्लेक्सी जोड़ना है आपको। क्या जोड़ना है? लेप्सी प्लस प्लेक्सी जोड़ के ऐसे याद रखना है, अदरवाइज दिमाग में मिक्स हो जाएगा मामला। तो यहाँ जो सुंदर कन्या पढ़ती पढ़ती सो गई है, गिर गई है, वो है नार्कोलेप्सी। और नार्कोलेप्सी को हम कैटाप्लेक्सी कहेंगे। क्या कहेंगे? कैटाप्लेक्सी। और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी को हम क्या कहेंगे? कैटालेप्सी कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी और कैटालेप्सी इज ए कंडीशन इन व्हिच पेशेंट assume a position for long period of time, long period of time, and while changing the position
देयर इज नो रेजिस्टेंस फील, दो देयर इज नो रेजिस्टेंस फील, कोई रेजिस्टेंस नहीं फील होगा। नॉर्मल इंसान के हाथ में मसल टोन है तो रेजिस्टेंस फील होगा, वहां पेशेंट बिल्कुल रेजिस्टेंस करता ही नहीं है, तो हाथ जिधर प्लेस करना चाहते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, उधर वो कर लेगा, आराम से करने देगा आपको। वहीं पोस्चरिंग में पेशेंट अपनी मर्जी से पोजीशन ले रहा है, अपनी मर्जी से पोजीशन ले रहा है और उसको मेंटेन रख रहा है। उसका एग्जांपल आपके सामने है साइकोलॉजिकल पिलो। वहीं जो ये नार्कोलेप्सी है, नार्कोलेप्सी का मतलब होता है एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, और नार्कोलेप्सी में देखने को मिलता है स्लीपीनेस कब होगी, जब भी मसल टोन बॉडी की ढीली होगी, लॉस होगी तो नींद आएगी ना। तो सडन लॉस ऑफ मसल टोन, सडन लॉस ऑफ मसल टोन इज नोन एज कैटाप्लेक्सी, कैटाप्लेक्सी। ये लो, लिख लो साइकोलॉजिकल पिलो कि पेशेंट जब भी लेटेगा हेड को कुछ सेंटीमीटर अबव रखेगा, ऊंचा रखेगा बिना तकिए के, और तकिया होगा साइकोलॉजिकल। तकिया किसका होगा? साइकोलॉजिकल तकिया है। तो पर्सन मेंटेन्स ए पोजीशन या साइकोलॉजिकल पिलो सीन इन कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। यहाँ पेशेंट होल्ड हर हेड अबव फ्यू सेंटीमीटर अबव द बेड और पिलो, और ये मेनली किसका सिम्टम देखने को मिलेगा? कैटाटोनिया का। फ्लेक्सीलेप्सी में घुस गए क्या? फ्लेक्सीलेप्सी कुछ दिमाग में घुसी क्या तुम्हारे? Flexi flexibility, flexible like wax, it means patient is maintaining a position for a long period of time and while changing the position of body parts there is no resistance or very little resistance field। और हम वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी को क्या बोल सकते हैं? वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी को हम कैटालेप्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैटालेप्सी बोलेंगे। वहीं इसका सिमिलर वर्ड एक आता है कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी का मतलब होता है सडन लॉस ऑफ मसल टोन सीन इन नार्कोलेप्सी, सीन इन नार्कोलेप्सी। स्लीप डिसऑर्डर में पढ़ाऊंगा, ये नार्कोलेप्सी स्लीप डिसऑर्डर है, वहां पढ़ेंगे अपन। तो साइकोलॉजिकल पिलो यही है कि बेड से कुछ सेंटीमीटर ऊपर अपने हेड को होल्ड करके रखेगी, ऐसा लगेगा जैसे तकिया लगाया हुआ है, जैसे तकिया लगाया हुआ है। और ये एग्जांपल है पोस्चरिंग का। किसका एग्जांपल है? पोस्चरिंग। तुम्हारे तकिया रुई का है या साइकोलॉजी का है? रुई का ही है? किसका है? लोहा का? ये ठीक है भाई, लोहे का तकिया। कहां से बनवाया? मुझे भी बनवाना है ऐसा एक। कहां से बनवाया? हो गया? अरे हो गया साइकोलॉजिकल तकिया। लो भाई तकिया लगाओ। तो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें पेशेंट एक ही पोजीशन को लगातार मेंटेन करके रखेगा और उसकी जब पोजीशन चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस फील नहीं होगा, ये वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो नोन एज कैटालेप्सी, कैटालेप्सी। और दूसरा वर्ड देखा आपने पोस्चरिंग, जिसमें पेशेंट कॉन्स्टेंटली मेंटेनिंग हिज हेड पोजीशन फ्यू सेंटीमीटर अबव फ्रॉम बेड, फ्यू सेंटीमीटर अबव फ्रॉम बेड। ऐसा लगेगा कि तकिया लगा के लेटा है, बट एक्चुअल में तकिया रुई का नहीं है, साइकोलॉजिकल का तकिया है, मन का तकिया है। नेक्स्ट इज मैनरिज्म। मैनरिज्म को हम स्टीरियोटाइप मूवमेंट बोल सकते हैं। पेशेंट रिपीट्स एनी मूवमेंट्स विद और विदाउट पर्पस इज कॉल्ड मैनरिज्म, लाइक स्क्रैचिंग ऑफ हेड, पुलिंग ऑफ नोज, बार बार सर खुजाएगा, बार बार यूं यूं करेगा, ये सब क्या आता है? ये मैनरिज्म है। दूसरा ऐसा ही मैनरिज्म जैसा देखने वाला होता है टिक्स। टिक्स इज इनवॉलेंटरी मस्कुलर मूवमेंट्स है, इनवॉलेंटरी मस्कुलर मूवमेंट्स है, जिसमें सर्जिंग ऑफ शोल्डर्स, क्लियरिंग ऑफ थ्रोट्स इन बिटवीन टॉक्स, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ये सब क्या आएगा? ये टिक्स है। टिक्स स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स का, स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स का इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट है, जिसके कारण सर्टेन काइंड ऑफ मूवमेंट्स बॉडी में देखने को मिलेगा, लाइक सर्जिंग ऑफ शोल्डर्स, बात करते करते बीच में गला साफ करना, या फिर बात करते करते या बैठे बैठे बार बार पलके रैपिडली थपका रहा है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ये सब सिम्टम्स किसमें देखने को मिलेगा? ये मिलेगा टिक्स में। क्रिकेटर जो लड़कों तो देखते ही हैं क्रिकेट, लड़कियां तो देखती नहीं है। धोनी की आदत थी, धोनी, धोनी को सब जानते हो? धोनी कौन से कंट्री का प्लेयर था बेटा, बताना एक। अरे लड़कियों का जीके जीरो होता है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। पर धोनी नाम से तो सुना होगा, क्योंकि वो स्मार्ट दिखता था, लंबे बाल थे। हैं? धोनी कहाँ का रहने वाला था? तो धोनी क्या करता था? हर बॉल को फेस करने के बाद अपने ग्लव्स को खोल के वापस बंद करता था, चाहे ग्लव्स खुले या ना खुले। ये क्या है? मैनरिज्म है। मैनरिज्म इज जस्ट एन हैबिट, मैनरिज्म इज जस्ट एन हैबिट है। मैनरिज्म क्या है? जस्ट एन हैबिट। तो हर बॉल को फेस करने के बाद बार बार अपने ग्लव्स खोलता था, फिर वापस बंद करता था, तो ये एक हैबिट है, ये मैनरिज्म कहलाता है। वहीं टिक्स स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स का इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शंस और मूवमेंट्स है, जिसके कारण रिपीटेड एक्टिविटी होगी, लाइक सर्जिंग ऑफ शोल्डर्स, क्लियरिंग ऑफ थॉट्स इन बिटवीन टॉक्स, और ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स। टिक्स कैन बी वोकल और टिक्स कैन बी वोकल और मोटर। तो टिक्स आगे पढ़ेंगे अपन, जिसमें मोटर और वोकल दोनों तरह के होते हैं। वोकल में स्पीच का रिपीटेशन होगा, वहीं मोटर्स में एक्टिविटी का रिपीटेशन होगा। तो मैनरिज्म जस्ट एंड सिंपल हैबिट बोल सकते हो, इज एन स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स, इट मे बी पर्पसफुल और नॉन पर्पसफुल। और इसमें होगा क्या कि इंसान वो एक्टिविटी को बार बार रिपीट करेगा, या तो बार बार माथा खुजा रहा है, बार बार यूं यूं टच कर रहा है, या बार बार धोनी की तरह ग्लव्स को खोल रहा है, बंद कर रहा है। तो हो सकता है इट्स मे बी पर्पसफुल और नॉन पर्पसफुल, दोनों चीजें हो सकती है। हो सकता है उसके नाक में बार बार खुजली हो रही हो, या हो सकता है धोनी का ग्लव्स बार बार हर शॉट के बाद लूज हो रहा हो, क्या नहीं हो है। तो मे बी और मे नॉट बी पर्पसफुल। यही टिक्स स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स का इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स और कॉन्टैक्ट्स है, जिसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स के रिपीटेटिव इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शंस के कारण शोल्डर सर्जिंग हो सकता है, क्लियरिंग ऑफ थ्रोट हो सकता है, या फिर ब्लिंकिंग ऑफ आईज हो सकता है। लिख लिए तो चल रहे आगे। ना लिख पाए? अरे लिख पाए तो सड़े वैसे क्यों दिख रहे हो आज हमको?
नेक्स्ट इज वर्बिग्रेशन। वर्बिग्रेशन को हम स्टीरियोटाइप स्पीच बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? स्टीरियोटाइप स्पीच। और स्टीरियोटाइप स्पीच का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ स्पीच। यहाँ क्या होगा कि सेंसलेस रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और सेंटेंस अगेन एंड अगेन इवन आफ्टर एंड ऑफ स्टिमुलस। जैसे पेशेंट से जाके पूछा भैया तुम्हारा नाम बताओ, पेशेंट ने बता दिया रामलाल। अब हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, वहां से चलते बने हम तो, पर पेशेंट अभी भी रामलाल रामलाल बोल रहा है। क्या बोल रहा है? रामलाल रामलाल बोला जा रहा है। या फिर पेशेंट से पूछा आज नाश्ते में क्या खाया? ना 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 ना, ये वर्बिग्रेशन नहीं है बेटा, वो परस्यूरेशन हो जाएगा। पेशेंट से पूछा नाश्ते में क्या खाया, पेशेंट ने बता दिया मैगी। अब ठीक है, हम चले गए वहां से, क्वेश्चन एंड हो गया, स्टिमुलस एंड हो गया, फिर भी पेशेंट बार बार मैगी 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 कर रहा है। तो यानी कि स्टिमुलस एंड हो गया, उसके बावजूद सेंसलेस रिपीटेशन ऑफ वर्ड कर रहा है, सेंसलेस रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे लिख लो। कैसे लिखोगे भाई? एग्जांपल कैसे लिखोगे? एग्जांपल कैसे लिखोगे? सीधी सी बात है, एक ही क्वेश्चन पूछा, एंड हो गया, उसके बावजूद पेशेंट प्रीवियस आंसर को बिना क्वेश्चन के रिपीट कर रहा है, बिना क्वेश्चन के रिपीट कर रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे पेशेंट से व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, नेम एंड स्टिमुलस एंड हेयर, स्टिमुलस एंड हेयर। अब पेशेंट का आंसर रामलाल रामलाल, तुमको अच्छा लगे वो नाम लिख सकते हो भाई, रामलाल रामलाल करता रहेगा। स्टिमुलस एंड हो गया है, उसके बावजूद वहीं एक वर्ड नीचे दिख रहा है आपको, पहली ले लिया। पहली ले लिया का मतलब होता है एक सेंटेंस के कुछ लास्ट वर्ड को रिपीट करेगा। जैसे पेशेंट से पूछा आज नाश्ते में क्या खाया, पेशेंट ने बताया मैगी खाई, तो पेशेंट बार बार क्या करेगा? आज नाश्ते में मैगी खाई 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 खाई। ये क्या है? पहली ले लिया। ये क्या है? पहली ले लिया। एक सेंटेंस के लास्ट वर्ड को बार बार रिपीट करना पहली ले लिया कहलाएगा। वहीं गंदे गाली वाले वर्ड बार बार रिपीट करना, गालियां बकरा लगातार एक गाली दो गाली पकड़ ली और दिन भर वही गालियां बकता रहता है, वो क्या है? कोप्रो ले लिया। वो क्या है? कोप्रो ले लिया। रिपीटेशन ऑफ बैड वर्ड्स, रिपीटेशन ऑफ, एग्जाम्पल दूसरा गाली का, हाँ, रिपीटेशन ऑफ बैड वर्ड्स। और बैड वर्ड्स को हम बोलते हैं ऑब्सेंस वर्ड, ऑब्सेंस वर्ड। तो लगातार गंदे वर्डों का इस्तेमाल करना कोप्रोलेलिया कहलाएगा। और एक सेंटेंस के लास्ट वर्ड को रिपीट करेगा, उसको हम पहली लेलिया कहेंगे। वहीं वर्बिग्रेशन की पेशेंट सेंसलेस रिपीटेशन करता रहेगा कुछ वर्ड का, इवन आफ्टर द सजेशन और स्टेज ऑफ एंड ऑफ स्टिमुलस, एंड ऑफ स्टिमुलस, यानी कि क्वेश्चन एंड हो गया है, आगे कोई क्वेश्चन है ही नहीं, उसके बावजूद पेशेंट प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर को रिपीट करता रहेगा। वहीं इसका जैसा ही एक दूसरी चीज होती है परसिवरेशन। परसिवरेशन में क्या होगा कि सेम आंसर टू डिफरेंट क्वेश्चन, सेम आंसर टू डिफरेंट क्वेश्चन। वहां पेशेंट से पूछा आपका नाम क्या है, पेशेंट ने बताया रामलाल। नाश्ते में क्या खाया? रामलाल। कहाँ रहते हो? रामलाल। मतलब क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब स्टिमुलस तो है, बट पेशेंट का रेस्पॉन्स और आंसर सेम रहेगा। वहीं वर्बिग्रेशन में क्या है कि स्टिमुलस है ही नहीं, उसके बावजूद पहले क्वेश्चन का आंसर रिपीट करता रहेगा, पहले क्वेश्चन का आंसर रिपीट करता रहेगा, ये वर्बिग्रेशन है। और एक सेंटेंस के लास्ट फ्यू वर्ड्स को अगर वो बार बार रिपीट करेगा तब वो पहले ले लिया कहलाएगा। और कोप्रो ले लिया, गंदे वर्ड्स का इस्तेमाल करना, बार बार गाली वाले वर्ड्स को रिपीट करना, क्या कहलाएगा? कोप्रो ले लिया कहलाएगा। और कोई किसान गंदी चीजें खाएगा, उसको हम कोप्रोफेजिया कहेंगे। क्या कहेंगे? कोप्रोफेजिया। हम्म। अच्छा, गंदी चीजों का एग्जाम्पल दूं? So verbigration is senseless repetition of words over again and again even after the end of stimulus, even after the end of stimulus, यानी कि बात खत्म हो गई उसके बावजूद उसका आंसर रिपीट करता रहता है, ये वर्बिग्रेशन है। वहीं पहली ले लिया, एक सेंटेंस के लास्ट फ्यू वर्ड्स को बार बार रिपीट करेगा, वो पहली ले लिया है। वहीं कोप्रो ले लिया, गंदे वर्डों को बार बार बोलेगा, तो कोप्रो ले लिया है। हो गया। अब आ गया इमिटेटिव। इमिटेट करना यानी कि दूसरों को देख के कॉपी करना, दूसरों को देख के कॉपी करना है। और देख के कॉपी करेगा, इको ले लिया, रिपीटेशन ऑफ हार्ड वर्ड्स, यानी कि जो सुन रहा है उसी वर्ड को रिपीट करेगा, यानी कि तोते जैसे दूसरे के शब्दों को रिपीट करेगा। पैरेट लाइक रिपीटेशन ऑफ स्पीच ऑफ अदर्स बाय इमिटेशन इज नोन एज इको ले लिया, इको ले लिया। तोते जैसे पेशेंट दूसरों के वर्ड को कॉपी करेगा। पेशेंट से पूछा आपका नाम क्या है, तो पेशेंट बोलेगा आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो। भाई साहब वही जो आप बोलोगे वही सेंटेंस वो बोलता रहेगा, इसको हम बोलेंगे इको ले लिया। इको यानी रिपीटेशन होता है, और ले लिया मतलब यहाँ क्या ले रहा है? स्पीच ले रहा है, दूसरे के स्पीच और वर्ड्स को ले रहा है, तो इको ले लिया है। इकोफ्लेक्सिया रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड एक्ट, दूसरे के एक्टिविटीज को कॉपी करना, और एक्टिविटी कॉपी करता है बंदर। मंकी लाइक कॉपिंग द एक्शन ऑफ अदर्स, मंकी लाइक कॉपिंग द एक्शन ऑफ अदर्स। तुमने जाके पेशेंट के पास जाके यूं खड़े हो गए, तो पेशेंट भी खड़ा हो गया, यूं खड़ा हो जाएगा। फिर तुम यूं करोगे, वो भी सेम जैसी हरकतें तुम करोगे वैसे ही वो करेगा। इसको हम क्या कह देंगे? इकोप्रेक्सिया, इकोप्रेक्सिया। तो मंकी लाइक कॉपिंग द एक्शन ऑफ अदर्स। जैसे एग्जांपल में अंगूठा, ये अंगूठा हमको दे दो। एग्जांपल लिखा है इको ले लिया का? लिखने की जरूरत है का? है ना? तो इको ले लिया। इस एग्जांपल में देखो, क्वेश्चन पूछा पेशेंट से, क्या पूछा भाई साहब? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो पेशेंट का आंसर क्या आएगा? व्हाट इज योर नेम। क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है? हुँ? वही इकोप्रेक्सिया, जिसमें एक्टिविटी जैसी देखेगा वैसी ही एक्टिविटी को रिपीट करेगा, ये क्या कहलाएगा? इकोप्रेक्सिया कहलाएगा। तो इकोलेलिया में वर्ड और स्पीच का रिपीटेशन है, वही इकोप्रेक्सिया में एक्टिविटी का रिपीटेशन है।
तो वर्बिफिकेशन क्या था? वर्बिफिकेशन क्या था? वर्बिफिकेशन इज स्टिमुलस एंड हो गया, उसके बावजूद दूसरा स्वर को रिपीट करता रह रहा है। पहले ले लिया एक सेंटेंस के लास्ट कुछ वर्ड को रिपीट कर रहा है, को तो ले लिया गंदे गाली वाले वर्ड को बार बार बोल रहा है। वही फ्लेक्सिबिलिटी की पेशेंट एक पोजीशन को लगातार मेंटेन कर रहा है और इसको हम कैटालेप्सी बोलते हैं। दूसरा वर्ड पोस्चरिंग था, जिसमें पेशेंट खुद अपने आप से अपनी मर्जी से एक पोजीशन रख रहा है और लंबे समय तक रख रहा है। उसका एग्जांपल है साइकोलॉजिकल पिल। हो गया? अरे हो गया। हाँ ये देखो तुम्हारे को ले लिया, मैं क्या किया, तुमने गाना गाया जाके वहां ला ला, तो सेम सेम टू सेम पेशेंट भी शुरू हो गया सामने से है? वही तुमने झट से दीवार के पास जाके ये पोजीशन ले ली, पेशेंट ने ही तुरंत बिना वक्त गवाए तुरंत सेम पोजीशन है। यही को फ्रेक्सिया है। तो यही है, सेम सी बात है कि वर्ड को कॉपी करना इको ले लिया है, एक्टिविटी को कॉपी करना इकोप्रेक्सिया है। नेक्स्ट है नेगेटिविज्म, नाम से दिख रहा है नेगेटिविज्म को हम गेगाल्टन बोलते हैं। और नेगेटिविज्म वर्ड से मतलब क्या है कि हर चीज का विरोध करेगा, हर चीज का विरोध करेगा। पेशेंट को कुछ भी करने का बोलेगा, उसका विरोध ही करना है, उसका अपोजिट ही करेगा। ये नेगेटिविज्म है। द पेशेंट इज अवेयर टू स्टिमुलाई बट ही ट्राई टू अपोज द स्टिमुलस एक्टिवली और पैसिवली। हर चीज का विरोध करना क्या कहलाएगा? नेगेटिविज्म। पेशेंट को बोला मुंह खोलो, रामलाल जीभ दिखाओ, जीभ दिखाओ रामलाल। अब रामलाल भाई साहब मुंह बंद कर लेगा, नहीं दिखाऊंगा, ये अपोज करना है। रामलाल जी हाथ ऊपर करो ना, ये क्या है? नेगेटिविज्म है। ये क्या है? नेगेटिविज्म। हर चीज का, हर कमांड का विरोध करना नेगेटिविज्म कहलाता है। और इसको दूसरे वर्ड में हम गेगाल्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेगाल्टन। उसके बाद सू करके साइड हो जाना, सुसाइड है, एक्ट ऑफ किलिंग सेल्फ, एक्ट ऑफ किलिंग सेल्फ। वहीं होमिसाइड क्या है? होमिसाइड क्या है? अरे एक इंसान का दूसरे इंसान को मार देना क्या कहलाता है? होमिसाइड कहलाता है। और सुसाइड है खुद को मारना, और खुद को मारने की कोशिश करना। वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस आ गया है भाई साहब। एनी टाइप ऑफ फिजिकल फोर्स, फोर्स का इस्तेमाल करते हुए किसी को हार्म करना, हर्ट करना या मार देना क्या कहलाता है? वायलेंस कहलाता है। और वायलेंस की वजह से मर्डर हो सकता है। होमिसाइड लिख लो, जितना आसान लग रहा है वो सबको लिए नहीं आसान है ना। होमिसाइड, एक्ट ऑफ किलिंग वन ह्यूमन बाय अनदर, वन ह्यूमन बाय अनदर। कानून की भाषा में ये मर्डर है। सुसाइड के बारे में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में क्या बोला? उठा के जेल में डाल दो, ऐसा बोला। डीक्रिमिनलाइज एक्ट है, यानी कि ये कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है। कोई इंसान सुसाइड अटेम्प्ट किया, इसका मतलब वो बहुत परेशान है और ही नीड साइकियाट्रिक काउंसलिंग और ट्रीटमेंट, है ना। तो उसको लीगल प्रोसीडिंग में फंसा के और हरास टॉर्चर नहीं करना है, उसको काउंसलिंग और साइकोथेरेपी देनी है, उसको काउंसलिंग और साइकोथेरेपी देनी है, जिससे उसका मेंटल स्टेटस सुधार हो। इसके अलावा ईसीटी नहीं दोगे बिना एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट के, माइनर को नहीं दोगे, स्टरलाइजेशन नहीं करोगे, बांधोगे नहीं, रेस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करोगे। ये सारी चीजें क्या थी? बैंड थी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में। और इसका मेन पर्पज और गोल और मोटो क्या था? पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, पेशेंट्स के राइट को प्रोटेक्ट करना है, उसके अधिकारों की रक्षा करना है। यूआर क्रिएटेड नाम की कोई चीज थी बेटा, बताना क्या थी? हाँ बेटा बता, यूआर क्रिएटेड क्या है? तुम दोनों में से कोई भी बताओ मुझे, तो या तुम या तुम, हाँ तुम दोनों, कोई भी बता दो। यूआर क्रिएटेड नाम की कोई चीज लिखाई थी कल, क्या है वो? बीच में ना बोल। अरे यूआर क्रिएटेड नाम की कोई चीज थी कि नहीं थी? क्या थी फिर बताओ ना, क्या होता है यूआर क्रिएटेड? सब ढूंढ रहे, पन्नों की आवाज आ रही, खट 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 खट। मैं दिमाग के पन्ने पलटू बिना आवाज वाले। क्या है यूआर क्रिएटेड? मेंटल असाइलम है। क्या है? मेंटल असाइलम। किसने एस्टेब्लिश किया था? विलियम ट्यूब किया। किसने किया? विलियम ट्यूब ने। क्या करती हो बे? पढ़ती काहे नहीं हो? किताब खोली तो क्या लेती रहती हो? किताब में दी है ही नहीं, तो फिर क्यों नहीं लिखा तुमने? मुर्गी बन जा। वो बैठे कुछ नॉन वेज वाले, लिखते क्यों नहीं हो? फिर क्या करेगी पेन का बचा के? मैं दे दूंगा पेन, बहुत बड़े मेरे पास। बेटा ऐसा करके तू तेरा ही नुकसान कर रही है, मुझे कोई 0% भी नुकसान नहीं होगा, ये याद रखना। तू हो गया। मुझे पता था कौन है, नहीं बेटा भागा भाग रही हूँ, बस आगे किताब खुली है। उससे क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा बेटा। नेगेटिविज्म का उल्टा है ऑटोमेटिक ओबीडियंस, जिसको हम मिटगन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिटगन। नाम से दिखा ऑटोमेटिक ओबीडियंस, ओबीडियंस यानी आज्ञाकारी। आज्ञाकारी का मतलब है हर कमांड को फॉलो करना है, हर कमांड को फॉलो करना है। बॉस इज ऑलवेज राइट है, आपने जो हुक्म मेरे आका वाली बात है, जो हुक्म मेरे आका, बस ऑटोमेटिक ओबीडियंस। पैथोलॉजिकल कंप्लायंस टू एन ऑर्डर। क्या है? पैथोलॉजिकल कंप्लायंस टू एन ऑर्डर, पैथोलॉजिकल कंप्लायंस टू ऑर्डर। बहुत ज्यादा कहना मानने वाला आज्ञाकारी पेशेंट। एक काम बता तो उससे रिलेटेड सारा कर देगा। एक बार बता दिया मतलब डेली वही करेगा, क्योंकि कल बता दिया था आपने, अब मैं डेली यही कर लिया करूंगा बिना कहे। तो क्या है? ऑटोमेटिक ओबीडियंस है, जिसको हम मिटगन कहते हैं। फिर आता है एम्बी टेंडेंसी एंड एम्बी वैलेंस। एम्बी टेंडेंसी अलग वर्ड है, वैसे दोनों इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं। एम्बी टेंडेंसी इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्टिविटीज, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्टिविटीज, यानी कि
करूं या ना करूं वाली सिचुएशन है। रामलाल को हमेशा डिलीजन ऑफ प्रोसिक्यूशन रहता है। डिलीजन ऑफ प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है लोग उसको नुकसान पहुंचा देंगे, मार देंगे, है? तो रामलाल को जैसे ही आके बोलते हैं रामलाल जीप दिखाओ, रामलाल जीप दिखाओ, रामलाल को डिलीजन ऑफ प्रोसिक्यूशन है, रामलाल को पता है जैसे ही जीप बात निकाली खच काट देगा कोई, तो रामलाल क्या करेगा? डिसाइड नहीं कर पाएगा क्या करो। रामलाल पहले जीप दिखाओ, रामलाल ये सोचेगा, हल्का सा मुंह खोलेगा, जीप बाहर लाएगा, वापस खींच लेगा, हल्की सी लाएगा फिर खींच लेगा। मतलब रामलाल इस कॉन्फ्लिक्ट में है कि जीप दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं। ये क्या कहलाएगा? एमबी टेंडेंसी कहलाएगी। या रामलाल को बोलेगा रामलाल जी शेक हैंड्स, रामलाल जी हाथ मिलाइए, रामलाल पहले सोचेगा फिर यूं हल्का सा हाथ लाएगा फिर खींच लेगा कि कहीं हाथ काट ना दे। तो ये क्या है? डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि एक्टिविटी करूं या ना करूं। ये क्या कहलाएगा? एमबी टेंडेंसी कहलाएगा। वही एम्बिवैलेंस इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थॉट्स, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थॉट। एम्बिवैलेंस लीड्स टू एम्बी टेंडेंसी है। एम्बिवैलेंस लीड्स टू एम्बी टेंडेंसी कि जब माइंड में थॉट में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो एक्शन में भी दिखेगा। जब माइंड में विचारों में कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो वो आपकी एक्टिविटी में भी दिखेगा, आपकी एक्टिविटी में भी दिखेगा। तो एम्बी टेंडेंसी एंड एम्बिवैलेंस इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थॉट है, एम्बिवैलेंस इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थॉट्स। यहाँ क्या कैसे? पड़ोस वाली भाभी बहुत सुंदर लगती है पर शादीशुदा है, तो प्यार भी करते हैं और नहीं भी कर सकते क्योंकि, तो लव एंड हेट फीलिंग फॉर द सेम टाइप। लव तो ये है कि अच्छी लग रही है, और हेट इसलिए है, नफरत इसलिए कि कहे शादीशुदा ही है। हुँ? तो लव एंड हेट फीलिंग एट द सेम टाइम। एग्जांपल देख सकते हो कि लव एंड हेट, एग्जांपल लव एंड हेट एट द सेम टाइम फॉर द सेम पर्सन। और सिंपल वर्ड में इनको दूसरे वर्ड में अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे कि टू कॉन्ट्रा इंडिकेटरी आइडियाज, टू कॉन्ट्रा इंडिकेटरी का मतलब क्या होता है भाई? अपोजिट। टू कॉन्ट्रा इंडिकेटरी आइडियाज एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम फॉर सेम पर्सन, ऑब्जेक्ट और सिचुएशंस, ऑब्जेक्ट और सिचुएशंस। ऑटोमेटिक ओबीडियंस में पैथोलॉजिकल कंप्लायंस टू एन ऑर्डर, पैथोलॉजिकल कंप्लायंस टू एन ऑर्डर, बहुत ज्यादा आज्ञाकारी जो हुक्म मेरे आका वाली बात है। और वही दूसरा एम्बिटेंडेंस एंड एम्बिवैलेंस। एम्बिवैलेंस का मतलब है टू कॉन्ट्रा इंडिकेटरी आइडियाज एट द सेम टाइम फॉर द सेम पर्सन, सिचुएशन और ऑब्जेक्ट हो सकता है। लव और हेट फीलिंग एट द सेम टाइम फॉर सेम पर्सन इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बिवैलेंस। एंड एम्बिवैलेंस लीड्स टू एम्बिटेंडेंसी। जब थॉट में कॉन्फ्लिक्ट होगा वो आपके एक्शंस में दिखेगा, आपके एक्शंस में दिखेगा। हो गया? राइटिंग बहुत सुंदर है, तारीफ नहीं करी तुमने आज। हो गया? अब चलो दोबारा नहीं लिखूंगा, पहले बोल दो जोर से। अच्छी है राइटिंग, ऐसे क्या करते हो? हुँ? है ना? मानते हो कि नहीं? चलो मान गए, मतलब अच्छी है। कई लोग मान नहीं रहे, क्यों गरम? हाँ? मानना पड़ेगा। यहाँ एक्टिविटी हो गई खत्म। अब देखेंगे अपन परसेप्शन के डिसऑर्डर। परसेप्शन इज एक्ट ऑफ परसीविंग समथिंग थ्रू द सेंस ऑर्गन एंड इंटरप्रेटिंग इट। किसी भी चीज को सेंस ऑर्गन के थ्रू परसीव करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या चीज है भैया। ये क्या कहलाएगा? परसेप्शन कहलाएगा। सेंस ऑर्गन 5 मेन है बॉडी में, वो है आंख, आइज, नोज, ईयर, स्किन, टंग। ये सारी चीजें क्या है? सेंस ऑर्गन है। इनके थ्रू हम चीजों को पहचानेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। अब इन चीजों में गड़बड़ घोटाला हो जाए तो क्या क्या डिसऑर्डर हो सकता है, और इन चीजों के अलावा भी कई तरह के परसेप्शन के डिसऑर्डर होंगे, वो देखेंगे। तो परसेप्शन के दो मेन डिसऑर्डर्स होते हैं, एक होता है इल्यूजन, दूसरा होता है हैलुसिनेशंस। हैलुसिनेशंस, इल्यूजन इज फॉल्स परसेप्शन ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, फॉल्स परसेप्शन ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। ये क्या है? पेशेंट से पूछा ये क्या है, पेशेंट बता ये तलवार है, ये तलवार है। पेन दिखाया और पूछा ये क्या है, ये तलवार है। अब ये तलवार नहीं है ना। तो ये एक्चुअल स्टिमुलाई को हम अगर गलत परसीव कर रहे हैं तब उस कंडीशन को क्या कहेंगे? इल्यूजन कहेंगे। यहाँ इसका एग्जाम्पल है मिरेज। मिरेज सुना है? क्या है मिरेज? अरे जब धूप में गाड़ी में जा रहे हो, रोड पे आगे हाईवे पे पानी दिखता है, गाड़ी आगे चलती जाएगी, पानी आगे चलता जाता है, वो क्या है? वो है मिरेज। वो क्या हो रहा है वहां? तो इल्यूजन कैसे हुआ? पानी है ही नहीं। अरे भाई पानी नहीं है, स्टिमुलाई नहीं है, इसका मतलब हेलुसिनेशन होना चाहिए। स्टिमुलाई कौन है? सन रेज है। कौन है? सन रेज के रिफ्लेक्शन से वाटर की इमेज बन रही है, सन रेज के रिफ्लेक्शन से वाटर की इमेज बन रही है, उसी को हम मिरेज बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, मिरेज इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इल्यूजन करने का है आपको। एक होता है फी फिनोमेना। फी फिनोमेना इज मोशन इल्यूजन। फी फिनोमेना क्या है? मोशन इल्यूजन ऑफ, मोशन इल्यूजन ऑफ static light object, static light object in which static light objects are, static light objects are perceived as moving object, perceived as moving object। यहाँ फ्री फिनोमेना है क्या कि यहाँ जैसे तुम्हारी अब नौकरी वोकरी लग जाएगी, तुम्हारी शादी होगी, क्या नाम है बेटा? तुम्हारी करवाते हैं शादी, नाम क्या है? किसी का भी बता दो, कास्ट बताओ पीछे, सरनेम बोलो। अरे कोई बोलो ना सरनेम, सरनेम बोलो। है सनी, सैनी, हाँ। भाई साहब इस बच्चे का जॉब लग गया अभी ये वाले नॉर्थ साइड में, तो घर वालों ने शादी तय कर दी है। अब शादी के लिए घर को सजाया है ना, तो शादी के लिए लाइटें लगाते हो ना घर पे,
तो उसमें ये लाइट चलती रहती है, सैनिक परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक स्वागत करता है, ये लाइट जाती रहती है, भागती रहती है। तो क्या है, एक्चुअल में लाइट नहीं भाग रही है, वो क्या है, एक के बाद एक बल्ब जलता है। लाइट वही है, पहले ये बल्ब जलेगा, एस का जलेगा, फिर ए का, फिर आई का, फिर एन का, फिर आई का। तो ऐसे एक के बाद एक बल्ब जलेगा, पर हमको कैसा लगेगा कि लाइट आ गई है, लाइट चल रही है। लाइट नहीं चलती, क्या चलता है, एक के बाद एक लाइट चल रही है। लाइट का जो बल्ब है वो एक के बाद एक जलेगा। दूसरा एग्जांपल, जैसे आपने पीसी ज्वेलर्स देख लो या अपना ही बोर्ड देख लो, JINC ऐसे बोर्ड लगा हुआ है लाइट का। तो ये लाइट भाग रही है, JINC JINC JINC, बट वो लाइट भागती नहीं है। पहले लाइट जे की जलेगी, फिर आई की, फिर एन की, फिर सी की। तो यहाँ लाइट ऑब्जेक्ट तो स्टैटिक ही है, यानी कि एक ही जगह पड़ा है, वो नहीं हिल रहा है। बट ये जल पहले रही है, उसके बाद ये जल रही है, फिर ये, फिर ये। तो स्टैटिक लाइट ऑब्जेक्ट का इल्यूजन है, जिसमें लाइट ऑब्जेक्ट हमको मूविंग दिखते हैं। क्या दिखते हैं, मूविंग वाले दिखते हैं। इसको हम बोलते हैं फिनोमिना। क्या कहेंगे, फिनोमिना। वही मिरज क्या क्या है, मिरज क्या है, मिरज भी लिख लो रे, क्या लिखोगे नहीं तो। ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सन रेज, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सन रेज, water image is formed, water image is formed। इल्यूजन के एग्जांपल, रस्सी को सांप समझना सबसे पुराना एग्जांपल। क्या है, रस्सी को सांप समझना है। रोप इज परसीव्ड एज स्नेक, ए रोप इज परसीव्ड एज स्नेक। अंधेरे में जा रहे थे, एक रस्सी पड़ी थी, यूं यूं होके, हैं, पूरी यूं अकड़ी हुई तुम्हारी तरह, यूं यूं होके पड़ी थी, तो तुमको लगा वो सांप है, तो वो क्या है, इल्यूजन है। तो रोप इज परसीव्ड एज स्नेक, ये बहुत पुराना एग्जांपल हो गया, बचपन वाला। तो ये नए एग्जांपल डाले, मिरेज और फिनोमिना। बचपन वाला लिखना चाहो तो लिख लो, इल्यूजन का एग्जांपल। इल्यूजन का एग्जांपल में मिरेज भी है, फिनोमिना भी है। दूसरा लिख रहा हूं वो, ए रोप यानी रस्सी इज परसीव्ड एज स्नेक यानी सांप, जहरीला। तुमको किधर की तीर किधर नहीं समझ में आई वो मुझे पूछे। देखो सुनो, इल्यूजन, उसका मीनिंग है फॉल्स परसेप्शन ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, यानी कि वहां स्टिमुलाई तो है, बट हम गलत परसीव कर रहे हैं, हम उसको गलत समझ रहे हैं। चीज कुछ और है, बट हमको कुछ और लग रही है, हम कुछ और लग रही है, ये तो हो गया इल्यूजन। इसका एग्जांपल होता है मिरेज। और मिरेज ये है कि भाई साहब, सनरेज के रिफ्लेक्शन से वाटर की इमेज का बनना मिरेज कहलाता है। तो ये लिखा हुआ है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सनरेज वाटर इमेज इट फॉर्म्ड, ये क्या है, मिरेज है। तो ये तीर इधर है? सही जगह होना चाहिए। फिर फिनोमिना, फिर फिनोमिना क्या है, फिर फिनोमिना मोशन इल्यूजन ऑफ स्टैटिक लाइट ऑब्जेक्ट। यहाँ लाइट ऑब्जेक्ट एक जगह फिक्स है, स्टैटिक है, बट हमको उसको गलत परसीव कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है लाइट ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। ये तो हो गया फिर फिनोमिना। वही इल्यूजन का एक और एग्जांपल है कि रस्सी को सांप समझ लेना, रस्सी को सांप समझ लेना। अब बताओ कोनो दिक्कत है का, अरे इल्यूजन में कोई दिक्कत है, अगर हुई तो आज मैं मुर्गा बकरी गधा सब बना दूंगा आज। तो इसलिए मेरे को दोबारा बोलने में तकलीफ नहीं है, सुन रहे हो गधो। हाँ, फिर आता है हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन इज परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई, या फिर मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन और फॉल्स परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई। इसको ऐसे लिखो, फॉल्स परसेप्शन, फॉल्स परसेप्शन। और फॉल्स को दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हैं हम, रॉन्ग, रॉन्ग परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई, परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई। कैसे भी लिख लो कि कुछ चीज नहीं है, फिर भी हमको कोई चीज दिखाई देना, सुनाई देना, फील होना, टच होना, स्मेल आना, ये सारी, या टेस्ट का फील होना, ये सब क्या कहलाएगा, हेल्यूसिनेशन। कौन बोल रहा है, क्या आ रहा है? अरे बोलो जोर से। पायल की, कोई पायल नहीं मिलेगी तुमको कभी भी, वो सपना सिर्फ सपना रहेगा। और वो पायल वाली सपना भी नहीं आएगी। आएगी रे आएगी, टेंशन मत लो, ऐसे ही बोला मैंने, आएगी। तो हेलुसिनेशन, भूत का दिखाई देना, रात को 1 बजे छम छम की आवाजें सुनाई देना, है? दिन भर बैठ के फैंटेसाइज करता रहता है कि कोई छम छम करती आएगी, तो रात को वो छन छन आवाज सुनाई देगी ही देगी। एक कौवा पी के बैठा हुआ छन छन की आवाज आएगी, सुनाई देगी, फिर यूं दरवाजे से झाका, कोई छन छन नहीं थी, है? तो ये क्या है, हेलुसिनेशन है। परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई, एक्चुअल में कोई स्टिमुलाई नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, साउंड नहीं है, पर्सन नहीं है, फिर भी पेशेंट को दिखाई देना, सुनाई देना, फील होना, ये क्या कहलाएगा, हेलुसिनेशन कहलाएगा। हाँ, ये लिख लो, भले ये लिख लो, सुंदर राइटिंग मेरे वाले से अच्छी नहीं है, पर परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई, कैसे भी लिखो रे, बात एक ही है। तो इल्यूजन में तो स्टिमुलाई है, बट हम गलत समझ रहे हैं।
वही हेलुसिनेशन में कोई स्टिमुलाई नहीं है, फिर भी हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, वो क्या है? हेलुसिनेशन है। तो दोनों का मेन डिफरेंस प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई और एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई का है। इल्यूजन में स्टिमुलाई प्रेजेंट है, हेलुसिनेशन में स्टिमुलाई एब्सेंट है। ये तुम्हारे मिरेज, पानी तो सूख गया गर्मी से, फिर भी दिख रहा है थोड़ा, मेरी नजरों से देखो दिख रहा है। अगर ऐसा फोटो दिखा दिया जाए कि रोड पे ये वाटर, रोड वाटर लिखा है और तीर लिखाया हुआ है, मिरेज नहीं है, तो तुमसे पूछा जाए तो तुमको क्या करना है? हाँ, तो पहचान लेने का इसको। तो मिरेज किसका एग्जाम्पल है? इल्यूजन का है। अब भाई विजुअल हेलुसिनेशन, जितने सेंस ऑर्गन है उतने तो होंगे ही। तो कुछ नहीं है विजुअल में, चीजें है नहीं फिर भी दिखाई दे रही है, चीजें है नहीं फिर भी दिखाई दे रही है, इसको हम विजुअल हेलुसिनेशंस बोलेंगे। सीइंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। भूत का दिखना, भूत का दिखना क्या कहलाएगा? विजुअल हेलुसिनेशंस है। ए पर्सन इज कंप्लेनिंग दैट ही इज और शी इज सीइंग घोस्ट, व्हाट काइंड ऑफ हेलुसिनेशन ही और शी इज हैविंग। तो आपको पहचान लेने का है, वो विजुअल है, एक्चुअल में कोई चीज नहीं है फिर भी पेशेंट को दिख रही है। सीइंग ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, और ये मेनली ऑर्गेनिक साइकोसिस में देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक साइकोसिस में देखने को मिलेगा। अब मेरी बारी आती है, आली रे आली आता माजी बारी आली। हाँ? यानी कि अब मेरा नंबर है तुमसे क्वेश्चन पूछने का, तो आली रे आली आता माजी बारी आली। क्या पहलवान, ठीक है? नींद तो नहीं आ रही? आ रही है? ऑर्गेनिक साइकोसिस में क्या आता है? हाँ, कल लिखाया था पन्ने ना पलटे, सिर्फ दिमाग के पेज पलटे अंदर ही अंदर। और मुझे बताएं कि ऑर्गेनिक साइकोसिस में वो कौन से दो डिसऑर्डर थे? एक एक्यूट था, एक क्रोनिक था। तो एक्यूट वाला कौन था, कौन था बेटा? विच टू डिसऑर्डर्स कम अंडर ऑर्गेनिक साइकोसिस? हम्म, जानबूझ के नेग्लेक्ट करते हुए। बेटा बता, पता नहीं है क्या? हम्म, बता पहले बता, ऑर्गेनिक साइकोसिस में कौन से दो डिसऑर्डर है? आज ही आए हो? सच्ची बता। आज ही, आज ही आए हो? पहली बार आए हो? कल नहीं आए हो, क्यों नहीं आए कल भाई? घूम रहा नहीं था, ये घूम रहा था। अगर कल नहीं आया इसका मतलब घूम रहा था, घूम नहीं रहा था। हाँ बताओ बेटा, देखता तो नहीं? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। कौन से दो डिसऑर्डर है ऑर्गेनिक साइकोसिस में? अरे एक डिलीरियम है जिसको एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज द मेन फीचर। दूसरा डिमेंशिया है, क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें मेमोरी डिस्टर्ब रहेगा। बुढ़ापे में जो फूला बन जाते हैं वो क्या कहलाता है? डिमेंशिया कहलाता है। इसके अलावा फंक्शनल साइकोसिस में सिजोफ्रेनिया प्लस मूड डिसऑर्डर्स आएंगे, है ना? तो काहे नहीं पढ़ते होगे? हम्म? इससे कुछ नहीं होगा, जो पढ़ाई तुम कर रहे हो इससे कुछ नहीं होगा, सीरियस हो जाओ भाई लोगों। फिर आता है ऑडिटरी। ऑडिटरी का मतलब है सुनाई देगा, आवाज सुनाई दे रही है, अबे रामलालिया उठ जा रहे हैं, अभी तक क्या पढ़ा हुआ है, उठ जा। या फिर रात के 1 बजे पहले छन छन आवाज सुनाई दी और फिर खिड़की से धीरे से आवाज आई, रामलाल, तो रामो। तो ये क्या है? ऑडिटरी हेलुसिनेशंस है। क्या है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। और अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशंस इनमें से कौन सा है, तो कौन सा है वो? ऑडिटरी हेलुसिनेशंस है, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। और ये सबसे कॉमनली हमको फंक्शनल साइकोसिस में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? याद रखना, ये ऑर्गेनिक साइकोसिस यानी डिलीरियम एंड डिमेंशिया में विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, वहीं फंक्शनल साइकोसिस लाइक शिज़ोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन ऑडिटरी देखने को मिलेगा। फिर आता है गस्टेटरी। गस्टेटरी रिलेटेड टू, बताओ गस्टेशन इज रिलेटेड टू, हाँ टेस्ट, मुंह में कड़वा टेस्ट आ जाएगा। फॉल्स सेंसेशन ऑफ टेस्ट, फॉल्स सेंसेशन ऑफ टेस्ट। इतने सारे लोग बाहर कब गए थे भाई? फॉल्स सेंसेशन ऑफ टेस्ट। ऑडिटरी को तो पता ही है, इसमें लिखूं क्या? हियरिंग समथिंग या फॉल्स परसेप्शन ऑफ हियरिंग समथिंग। लिखने की जरूरत है क्या? ऑडिटरी वर्ड का मीनिंग जिसको नहीं आता बेटा वो आगे लिख लो, हियरिंग यानी कि सुनाई देगा। और हेलुसिनेशन है इसका मतलब झूठा सुनाई देगा, एक्चुअल में चीज नहीं है, वहां आवाजें नहीं है। हियरिंग समथिंग इन द एब्सेंस ऑफ एनी वॉइसेस, हियरिंग समथिंग लिखी दूर है, किसी को नोट्स दिखाएंगे तो मेरी बेइज्जती करवाएंगे। हियरिंग समथिंग इन द एब्सेंस ऑफ वॉइसेस। हो गया? हो गया? पहले लिखा कि नहीं? तो इतने ढीले काहे पड़ गए हो तुम? तुम्हारा मामला खराब है। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया क्या होता है? डाउट करेगा, शक करेगा, सस्पिशियसनेस बढ़ जाएगी, हर चीज पे शक करेगा, हर चीज पे डाउट करेगा। तो हर चीज पे डाउट करेगा मतलब, अच्छा ये इधर से किधर से आ रहा है? कोई फोन पे बात कर रहा है तो, या कर रही है तो, जरूर, हाँ, है? तो हर चीज पे डाउट करने वाला पेशेंट पैरानॉइड है, और हर चीज पे डाउट करेगा। और यहाँ इसके बार बार मुंह में कैसा टेस्ट आएगा? क्योंकि इसको डाउट है, इसको बार बार मुंह में ऐसा टेस्ट आएगा, पानी पिएगा तो ऐसा जहर का टेस्ट आएगा, वो पानी में जहर है। खाना खाएगा अलग टेस्ट आएगा, पानी में, खाने में जहर मिला दिया शायद। या फिर खाने का खाएगा नहीं तो भी, खाया नहीं है, लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, और कल खाना खाया, आज तो खाना ही नहीं खाया, फिर भी ऐसा मुंह में कड़वा सा फील होगा, बोला कल जहर दे दिया तो शायद कड़वा टेस्ट आ रहा मुंह में, है? तो ये सब चीजें क्या कहलाएगी? गस्टेटरी हेलुसिनेशंस। ऑल फैक्ट्री को हम फेंटोज में कहते हैं। ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या है? स्मेल। तो फॉल्स सेंसेशन ऑफ स्मेल है, या फॉल्स परसेप्शन ऑफ स्मेल,
फॉल्स परसेप्शन ऑफ स्मेल। और ये मेनली एपिलेप्टिक सीजर्स ऑरा में होता है। ऑरा क्या है? कोई सीजर स्टेट है जहां पेशेंट को स्मेल आ सकती है, मुंह में टेस्ट भी चेंज हो सकता है। सीजर्स डिसऑर्डर कन्वर्जन वालों को ऐसा फील होता है। और इसको दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? फैंटोजमिया। याद रखना, ये फैंटोजमिया। हो गया। तो ऑल फैक्ट्री का मतलब है कुछ ना कुछ स्मेल आ रहा, कुछ ना कुछ स्मेल आ रहा है। और सीजर डिसऑर्डर वालों को एक और फेज होती है कि जब भी कन्वर्जन आता है उससे पहले पेशेंट को एक या तो बहुत जोर से कानों में आवाज सुनाई देती है, या गंदी स्मेल आती है, या मुंह में टेस्ट चेंज हो जाता है। इस फेज को ओरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरा। टेक्टाइल को हैप्टिक हैलुसिनेशन बोलते हैं। और टेक्टाइल इज रिलेटेड टू टच। टेक्टाइल इज रिलेटेड टू टच, याद रखना है, अदर नेम पे क्वेश्चन आता है। तो टेक्टाइल इज रिलेटेड टू टच, फॉल्स सेंसेशन ऑफ टच। मेनली कोकीन वालों में देखने को मिलता है। कोकीन, कोकीन क्या है? बताओ, नशेड़ी बताओ पीछे। कोकीन क्या है? कोकीन एक नशे का पाउडर है। हाँ? कोकीन एक नशे करने वाली दवाई है। और ये बहुत महंगा वाला नशा है, रईसों वाला नशा है। हम्म। कोई बात नहीं। अब इसमें एक प्रोसेस होता है फॉर्मिकेशन। तो फॉर्मिकेशन इज सेंसेशन ऑफ इंसेक्ट क्राउलिंग। सेंसेशन ऑफ इंसेक्ट क्राउलिंग। कीड़े चल रहे हैं, चींटियां चल रही है स्किन पे। पेशेंट को ऐसा फील होगा कि जिसने कोकीन लिया है उसको ऐसा फील होता है कि चींटियां चल रही है, कीड़े चल रहे हैं, अंदर बार बार खुजाएगा। एक्चुअल में कुछ नहीं होगा, बट ओनली सेंसेशन होगा। तो फॉर्मिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंसेशन ऑफ फीलिंग ऑफ इंसेक्ट क्राउलिंग ऑन और अंडर द स्किन। ऑन और अंडर द स्किन, ऑन और अंडर द स्किन। इंसेक्ट क्राउलिंग वाली फीलिंग आना, चींटियां चल रही हो, कीड़े मकोड़े चल रहे हैं हाथ पैरों पे, ऐसा फील आना, और उसके कारण वो बार बार खुजाएगा और खुजली कर करके वुंड, घाव कर देगा। क्या कर देगा? घाव। इसको हम मैग्नान फिनोमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकीन बक्स और मैग्नान फिनोमिना। वो आगे पढ़ेंगे, ड्रग्स मतलब कोकीन पढ़ेंगे वहां। इसके अलावा टेक्टाइल हेलुसिनेशन का एग्जांपल है फैंटम लिम्ब। अब ये फैंटम लिम्ब क्या है? फैंटम लिम्ब किसको बोलते हैं? एम्पुटेटेड लिम्ब को बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एम्पुटेटेड लिम्ब को फैंटम लिम्ब कहते हैं। अब ये एम्पुटेशन का है। एम्पुटेशन का मतलब है किसी बॉडी के पार्ट्स का कट डाउन कर देना, किसी बॉडी पार्ट्स को कट डाउन कर देना। जैसे एक पेशेंट के क्रश इंजरी हो गई, यानी कि गाड़ी ऊपर से निकल गई हाथ के। तो गाड़ी ऊपर से निकल गई मतलब क्रश इंजरी हो गई। क्रश इंजरी का मतलब है हड्डियां का चूरा चूरा हो गया, ब्लड वेसल्स मसल सब पिस गई। तो अब पिस गई मतलब रिपेयरेबल नहीं है, ठीक नहीं हो पाएगी। तो ठीक नहीं हो पाएगी इसका मतलब ये नेक्रोस होगा, गैंग्रीन बनेगा। इससे अच्छा है इसको काटो। तो काटो तो बिलो एल्बो काट देंगे, बिलो एल्बो कट कर देंगे। अब बिलो एल्बो एम्पुटेटेड पार्ट कहलाएगा। ये बिलो एल्बो एम्पुटेशन कर दिया। अब एम्पुटेशन के बाद पेशेंट बार बार बता रहा है कि उसकी एल्बो से नीचे, कोनी से नीचे पार्ट में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, या पेन का सेंसेशन हो रहा है, या टच का सेंसेशन फील हो रहा है। ये क्या हेलुसिनेशन है? टेक्टाइल हेलुसिनेशन। ये क्या कहलाएगा? टेक्टाइल हेलुसिनेशन। तो याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि फैंटम लिम्ब इज एन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन। फैंटम लिम्ब इज एन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन टेक्टाइल हेलुसिनेशन। और फैंटम लिम्ब में हम थेरेपी देते हैं, मिरर थेरेपी। क्या करते हैं? मिरर थेरेपी। पेशेंट बार बार चिल्ला रहा है, एल्बो से नीचे वाले हाथ में दर्द हो रहा है, एल्बो से नीचे वाले हाथ में दर्द हो रहा है, मान ही नहीं रहा। तो क्या करेंगे? आईना दिखाएंगे। मिरर थेरेपी इज आईना दिखाना। मिरर थेरेपी क्या है? आईना दिखाना है। शीशे में उसको दिखाएंगे, रियलाइज करवाएंगे, देख भाई हाथ नहीं है। तो हाथ नहीं है तो दर्द नहीं हो रहा है। क्योंकि भाई साहब किसी भी बॉडी पार्ट्स का कट हो जाना बहुत ट्रॉमेटिक होता है, और अपना माइंड तुरंत उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तकलीफ देने वाली चीजों को तुरंत स्वीकार नहीं की जाती है ना, नहीं वाले मोड में आ जाते हैं। तो नहीं वाले मोड में है, वो भी डिनाइल फेज में है। इसलिए पेशेंट बार बार बता रहा है कि उसके एल्बो के नीचे पेन हो रहा है। तो उसको रियलाइज करवाना है मिरर में दिखा के कि भाई साहब ये हाथ देखो, इधर देखो, या खुद देखो, या मिरर में दिखाओ। तो मिरर में दिखाओ कि बॉडी पार्ट्स नहीं है। तो पेशेंट फाइनली एक्सेप्ट कर लेगा कि वो बॉडी पार्ट्स मिसिंग है और उसमें पेन नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या देंगे? मिरर थेरेपी देंगे। तो tactile hallucinations is false sensation of touch, false sensation of touch। और इसको हैप्टिक hallucination नाम से जानते हैं, हैप्टिक hallucination। इसी में एक वर्ड आता है tactile में, formications। और formications is feeling or sensation of insect crawling on or under the skin, on or under the skin। कीड़ियां चल रही है, चींटियां चल रही है, मकोड़े चल रहे हैं, भाई साहब वो वाली फीलिंग है formications। और दूसरा आता है इसका एग्जांपल phantom limb, और उसमें हम मिरर थेरेपी देंगे। हो पाया? अरे हो गया क्या? हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशंस। नाम से क्या लग रहा है? हिप्नो यानी स्लिप, एंड गोगिक यानी गोइंग टू स्लीप। हिप्नो का मतलब होता है स्लिप, हिप्ना का मतलब होता है स्लीप, यानी कि नींद, तुम्हारी फेवरेट काम नींद। क्लास में भी सो, हॉस्टल में भी सो, घर पे भी सो। हिप्नोगोगिक। एंड गोगिक का मीन्स होता है गोइंग टू स्लीप, गोइंग टू स्लीप, गोइंग टू, याद रख लो। तो यहाँ हेलुसिनेशन कब होगा? जब बेड पे पसरे पड़े हैं और नींद आई नहीं है, हल्की हल्की नींद आ रही है, बस हल्की हल्की नींद आ ही रही है, गहरी नींद नहीं है। उसी टाइम आवाज सुनाई देना, रामू, या उठ जा रहे रामलाल,
कुछ भी आवाजें सुनाई देना, उसको हम क्या बोलेंगे? hypnagogic hallucinations बोलेंगे. तो these hallucinations occurs while falling asleep or while going to sleep. जब सो ही रहे हैं, सोने को जा रहे हैं, गहरी नींद आने ही वाली हो, उस समय कुछ आवाज का सुनाई देना hypnagogic hallucinations कहलाएगा. वहीं एक दूसरा है, जब नींद से उठने वाले हैं, मॉर्निंग में पसरे पड़े हैं, गहरी नींद नहीं है, जग गए हैं, बड़ा ले ले भाई, ले जोर से ले. नींद की बात हो रही थी, तुरंत उबासी ले ली है. लिख लेगा पिलो के पास येलो येलो डटी लो, लिख रहे हो? ये कैसे उबासी ले रहे हो लिखते लिखते? हम्म? तो हिप्नोगोगिक तो नींद में जा रहे हैं तब है, और हिप्नोपोमिक क्या होगा? मॉर्निंग में जब नींद से जग रहे हैं. मॉर्निंग में जब नींद से जग रहे हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, पर 5 बजे से नींद गहरी नहीं होती है, हल्की नींद होती है, ऐसे ही पड़े रहते हैं घायल से. तो वो क्या है? उस टाइम आवाजें सुनाई देगी, कुछ उस टाइम कुछ आवाजों का सुनाई देना, कुछ दिखाई देना, क्या कहलाएगा? hypnopomic hallucination, यानी कि just before the waking time or awakening time. Hallucination at the time of awakening time or waking time or just before the awakening time or waking time. तो hallucination occurs while getting up from the bed or sleep. दूसरी वर्ड में बोल रहे हैं तो hallucination at waking time, waking or awakening time. Awakening time. ये सब नॉर्मल है. सारे हेल्यूसिनेशंस नॉर्मल पर्सन को भी हो सकते हैं. ये एबनॉर्मल तभी होंगे जब बहुत ज्यादा दिन रात आवाजें सुनाई दे रही है, उसके कारण तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, ना सो पा रहे हो, ना खा पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है, उसके कारण तभी एबनॉर्मल है. अदरवाइज हमको भी बहुत बार ऐसा लगता है कि अच्छा किसी ने मेरे नाम की आवाज दी क्या, ऐसा सुनाई देता है खुद का नाम बहुत बार, बट एक्चुअल में कोई देता नहीं है. तो हेल्यूसिनेशन सारे नॉर्मल हो सकते हैं. एबनॉर्मल तभी होंगे जब वो हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस करने लग जाए, लाइफ में डिस्टर्बेंस करने लगेंगे, तब वो एबनॉर्मल कहलाएंगे. अदरवाइज ऑल हेल्यूसिनेशंस आर नॉर्मल. तो हिप्नोगोगिक, जब सोने जा रहे हो, गहरी नींद में नहीं हो, उस टाइम कुछ आवाजें दिखाई देना, ऐसा फील हो रहा हो, हिप्नोगोगिक कहलाएगा. और जब मॉर्निंग में नींद से उठ रहे हो, गहरी नींद में नहीं हो, ऐसे ही पसरे पड़े हो, उस टाइम कुछ आवाजों का सुनाई देना, क्या कहलाएगा? हिप्नोपोमिक हेल्यूसिनेशंस कहलाएगा. अरे खतरनाक बात जा रही है कि नहीं? फिर आता है चार्ली बोनेट सिंड्रोम. नाम कितना खतरनाक. चार्ली बोनेट सिंड्रोम इज एन टाइप ऑफ विजुअल हेल्यूसिनेशंस. ये एक विजुअल हेल्यूसिनेशन का टाइप है जो ओल्ड एज में डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं ब्रेन में, और इंसान की नजर कमजोर हो जाती है. इंसान की क्या हो जाती है? नजर कमजोर. दादाजी हो गए बूढ़े, 80 85 90 साल के, अब ब्रेन का डिजेनरेशन हो गया, न्यू न्यूरॉन्स बनने लगे, ब्रेन का एट्रोफी होने लगा, श्रिंकेज होने लगा, विजन भी कमजोर है. तो दादाजी को दिखाई देता नहीं है, विजन बहुत कमजोर हो गया, फिर भी दादाजी देखते रहते हैं. वहां कोई है क्या? वहां कोई नहीं है. वहां है क्या? कोई कोई आ रहा है क्या? कोई नहीं आ रहा है. क्यों? उनको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि उनका विजन कमजोर है, और उनको ऐसी इमेजेस बनती है जब डिजनरेशन हो जाता है ब्रेन का और विजन कमजोर हो जाता है, तो ऐसी इमेजेस बनेगी. या फिर तुम पास बैठे और कुछ नहीं कहोगे ना, तो भी वो कहेंगे हैं कुछ कहा. तो ये क्या है? डिजनरेशन के कारण उनको ऐसी चीजें परसीव होती है. तो ये सारा चीजें क्या कहलाएगा? चार्ली बोनेट सिंड्रोम. चार्ली बोनेट सिंड्रोम की ओल्ड एज के कारण, ब्रेन के डिजनरेटिव चेंजेस के कारण इंसान का मेनली विजुअल हेल्यूसिनेशन के लिए ही नाम दिया गया था, बट ऑडिटरी भी हो सकता है, ऑडिटरी भी हो सकता है. तो यहाँ पेशेंट का डिजनरेटिव चेंजेस आ गए, ब्रेन में बूढ़ा हो गया, विजन कमजोर है, उस टाइम कुछ इमेज का बनेगा, कुछ दिखाई देना, ऐसा लगना कि कोई था, बट एक्चुअली कोई नहीं था दूर दूर तक. ये चार्ली बोनेट सिंड्रोम कहलाएगा. तो तीन डिसऑर्डर, हिप्नोगोगिक हेल्यूसिनेशन एट द स्लीपिंग टाइम और हिप्नोपोमिक हेल्यूसिनेशन एट द वेकिंग टाइम, और चार्ली बोनेट सिंड्रोम इज ओल्ड एज पर्सन में विजन और ब्रेन के डिजनरेटिव चेंजेस के कारण कुछ विजुअल हेल्यूसिनेशन का होना चार्ली बोनेट सिंड्रोम कहलाएगा. हो गया. फिर आता है डीपर्सनलाइजेशन. हाँ बोलो, कौन था? लिखा नहीं? पड़ोसी ने भी नहीं लिखा. इतनी धीमी कैसे है भाई? कुछ स्पीड बढ़ा. तो कैसे सुने होगे सारे? हेल्यूसिनेशन से हिल गए क्या? ऐसे आगे कई आएंगे अभी. अभी तो हेल्यूसिनेशन से हिल रहे हो, ऐसे कई आएंगे आगे. हो गया. डीपर्सनलाइजेशन. डीपर्सनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? कि सेल्फ परसेप्शन डिस्टर्ब. पर्सनल क्या होता है? सेल्फ. पर्सनल का मतलब सेल्फ, खुद. तो यहाँ डीपर्सनलाइजेशन का मतलब होगा परसेप्शन ऑफ सेल्फ इज डिस्टर्ब. परसेप्शन ऑफ सेल्फ इज डिस्टर्ब और डिस्टोर्टेड. दूसरे वर्ड में कहें तो फीलिंग ऑफ डिटैच्ड फ्रॉम सेल्फ, फीलिंग ऑफ डिटैच्ड फ्रॉम सेल्फ और फीलिंग ऑफ बीइंग आउटसाइड ऑफ योरसेल्फ, ये हमेशा नशे में होता है. ये कब होता है? जब कोकीन स्मैक पिया हो, बहुत ज्यादा नशे में हो इंसान, तब उसको ऐसा लगता है हवा में उड़ रहा है. तो पड़ा हुआ तो है यहाँ बेड पे, कुर्सी पे लग रहा है हवा में उड़ रहा है, तैर रहा है. बात बॉडी पार्ट्स कहीं उड़ रहे हैं, ऐसे हाथ यूं यूं कर रहे हैं हवा में, और हवा में तैर रहा है. तो ये क्या है? खुद का परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो रहा है. खुद का परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो रहा है. सिंपल वर्ड में याद रखना है कि सेल्फ परसेप्शन इज डिस्टर्ब्ड. सेल्फ परसेप्शन इज डिस्टर्ब्ड. दूसरा आता है डी रियलाइजेशन. यहाँ एक्सटर्नल वर्ल्ड और सराउंडिंग का परसेप्शन डिस्टर्ब होगा. एक्सटर्नल वर्ल्ड और सराउंडिंग का परसेप्शन डिस्टर्ब है. डिस्टर्ब्ड परसेप्शन ऑफ सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट. यहाँ बाहर, आपके बाहर, पेशेंट के बाहर सराउंडिंग में क्या क्या है, उसको वो रॉन्ग परसीव करेगा, उसको वो रॉन्ग परसीव करेगा. फुल फ्लैश टल्ली होके पड़ा हुआ है नाले में और इमेजिन कर रहा है स्विमिंग पूल. यह
भाई साहब कूड़े के ढेर पे लेटा हुआ है और इमेजिन कर रहा है क्या सॉफ्ट गद्दा है, हाँ मजा आ गया। एक्सटर्नल वर्ल्ड का अगर परसेप्शन डिस्टर्ब होगा तब वो डी रियलाइजेशन कहलाएगा, और अगर खुद का परसेप्शन डिस्टर्ब रहेगा, खुद से रिलेटेड डिस्टर्ब रहेगा, तब वो डी पर्सनलाइजेशन कहलाएगा। पर्सनल यानी सेल्फ, रियल यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड और सराउंडिंग, रियल यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड और सराउंडिंग। जब खुद का परसेप्शन में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा तब वो डी पर्सनलाइजेशन होगा, और जब सराउंडिंग में डिस्टर्बेंस रहेगा परसेप्शन में तब वो डी रियलाइजेशन कहलाएगा। लिख पाए? तो परसेप्शन में मेनली जितने सेंस ऑर्गन थे उतने तो थे ही। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन ऑडिटरी था, और ऑडिटरी मेनली किसमें देखने को मिलेगा? फंक्शनल साइकोसिस में देखने को मिलेगा। वही विजुअल है, विजुअल वाला ऑर्गेनिक साइकोसिस में देखने को मिलेगा हमको। ऑल्फैक्टिक, गस्टेटरी और टैक्टाइल है। टैक्टाइल में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फैंटम लिम्ब है। क्या है? फैंटम लिम्ब। और टैक्टाइल हेलुसिनेशन को दूसरे वर्ड दूसरे वर्ड में हम हैप्टिक हेलुसिनेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्टिक हेलुसिनेशंस। और इल्यूजन का एग्जांपल है मिरेज, मिरेज, मिरेज। याद रख लोगे? चलो। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन इज नोन एज साइनेस्थीसिया। यहाँ किसी एक चीज का परसेप्शन किसी और का रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। किसी एक चीज का परसेप्शन किसी और चीज का रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। यानी कि पेशेंट एक रूम में बैठा था, उसने घड़ी की आवाज सुनी, टिक 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 टिक। ये क्या है? टिक टिक आवाज सुनाई दी है उसको, ये ऑडिटरी है। तो परसेप्शन कैसा है? ऑडिटरी। पर पेशेंट को उसी सेम टाइम टिक टिक सुनते ही सामने भगवान का तस्वीर दिखेगा, भगवान की इमेज दिखेगी, भूत की इमेज दिखेगी, कुछ भी। यानी कि परसेप्शन तो हुआ ऑडिटरी, बदल किसमें गया? विजुअल में बदल गया। वैसे ही कोई चीज विजुअलाइज करेगा, देखेगा, जैसे ही लाइट के सामने देखेगा, ब्राइट लाइट देखेगा, जैसे ही लाइट देखेगा उसी टाइम उसको कान में कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाएगी, ओम जय जगदीश हरे। तो ये क्या है? परसेप्शन किसी और का था, रेस्पॉन्स किसी और का प्रोड्यूस हो रहा है। इसको हम रिफ्लेक्स हेलुसिनेशंस या साइनेस्थीसिया कहते हैं। कि वन सेंसरी मॉडलिटीज प्रोड्यूसेस हेलुसिनेशन इन अनदर सेंसरी मॉडलिटीज। यानी कि सीधी सी बात, एग्जांपल देखो कि पेशेंट रिपोर्ट्स दैट व्हेनेवर ही सी ए व्हाइट बल्ब ही स्टार्ट हियरिंग वॉइस ऑफ गॉड। जैसे ही बल्ब के सामने देखा उसको क्या हुआ? भगवान की आवाजें सुनाई देनी शुरू हो गई। यानी कि परसेप्शन तो था ऑडिटरी, बदल किसमें गया? परसेप्शन तो था विजुअल, बदल किसमें गया? ऑडिटरी में बदल गया। दूसरे वर्ड में एग्जांपल है इसका कि साउंड्स आर सीन एंड कलर्स आर हर्ड। ऐसा हुआ है कि साउंड यानी कि आवाज, पेशेंट को आवाज क्या हो रही है? अरे आवाज दिखाई दे रही है। साउंड्स आर सीन, पेशेंट को आवाज दिखाई दे रही है, और जो कलर है जिसको देखना है वो सुनाई दे रहे हैं। कलर क्या हो रहा है? सुनाई दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? किसी एक चीज का परसेप्शन किसी और में बदल रहा है। सीधी सी बात है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है चेंज होना, तो यहाँ परसेप्शन चेंज हो रहा है, परसेप्शन चेंज हो रहा है। इसको दूसरे वर्ड में हम साइनेस्थीसिया बोलते हैं। ये भी नशेड़ियों में होता है, कोकीन वालों में होता है। कोकीन, स्मैक, हेरोइन वालों में ये चीज देखने को मिलेगा। कैनबिस में भी, गांजे में भी। कैनबिस इज गांजा। हम्म, क्यों गंजेड़ियों क्या कहते हो? देखो गांजे की याद दिला दी तो खुश हो गए। तो साइनेस्थीसिया याद है, याद रहेगा कि ना रहेगा? कि एक चीज का परसेप्शन किसी और चीज का रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। यानी कि पेशेंट को कोई साउंड सुनाई देगा, उसी टाइम उसको कोई इमेज दिखाई देगी। जैसे ही पेशेंट ने कोई साउंड सुनाई दिया, उसी सेम टाइम इमेज बन गई। ये क्या है? चेंज हो गया है, परसेप्शन दूसरे का प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं साउंड की जगह पेशेंट जब भी कोई चीज देखेगा उसी टाइम उसको कोई आवाज सुनाई देगी, आवाज सुनाई देगी। ऐसे ही पेशेंट जाके जब बाथरूम में नल से पानी की आवाज आती है, टिप टिप, उसी टाइम आवाज सुनाई देना है, टिप टिप, और उसी टाइम उसके सामने कोई इमेज बन जाएगी, कोई इमेज बन जाएगी। यानी कि जो ऑडिटरी था वो विजुअल में बदल रहा है, ऑडिटरी था वो विजुअल में बदल रहा है। एग्जांपल तुम्हारे सामने है कि साउंड्स आर सीन एंड कलर्स आर हर्ड। साउंड्स आर सीन एंड कलर्स आर हर्ड। साउंड को देखा है तुमने? अरे आवाज को देख सकते हो क्या आप? हाँ, तो बस आवाज को नहीं देख पा रहे, यानी कि आवाज आते ही उसको तो कोई चीज दिख रही है, आवाज आते ही पेशेंट को कुछ चीजें दिखाई देती है, या फिर पेशेंट कोई कलरफुल चीजें देखता है, उसी टाइम उसको कुछ सुनाई देता है, उसी टाइम कुछ उसको सुनाई देता है। हो गया? अरे हो गया क्या? एक्स्ट्रा कैंपाइन, एक्स्ट्रा यानी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का मतलब है पेशेंट बता रहा है कि पेशेंट अभी यही है अपने इस क्लास में, और वो बता रहा है कि वो रोड पे अरोड़ा स्ट्रीट के पास दो आदमी खड़े हैं, एक ने रेड टी शर्ट पहन रखी है और एक ने येलो, और दोनों उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी बुराइयां कर रहे हैं। उसको दिखाई भी दे रहा है और उसको सुनाई भी दे रहा है। तो यानी क्या है? एक्स्ट्रा परसेप्शन है। ये क्या है? एक्स्ट्रा परसेप्शन, आउट ऑफ सेंसरी फील्ड परसेप्शन। आउट ऑफ सेंसरी फील्ड परसेप्शन क्या कहलाएगा? आउट ऑफ सेंसरी फील्ड परसेप्शन।
अरे जितनी देर दूर आंखें देख सकती है, कान सुन सकते हैं, उससे कहीं आउट ऑफ रेंज की चीजें पेशेंट को सुनाई दे सकती है, दिखाई दे सकती है। ये क्या है? एक्स्ट्रा कंबाइंड हेलुसिनेशन, आउट ऑफ सेंसरी फील्ड परसेप्शन। एग्जांपल्स, patient says that he can see he can see 5 kilometer away standing person and can also hear them, can also hear them। 5 किलोमीटर दूर खड़े इंसान को देख भी सकता है और सुन भी सकता है। एक्स्ट्रा कंबाइंड हेलुसिनेशन इज आउट ऑफ सेंसरी फील्ड परसेप्शन, आउट ऑफ सेंसरी फील्ड परसेप्शन, जिसमें नॉर्मल जो सेंसरी फील्ड की रेंज होती है उससे रेंज से बाहर का परसेप्शन भी पेशेंट परसीव करता है, वो एक्स्ट्रा कंबाइंड कहलाएगा। वहीं ऑटोस्कोपी क्या है? ऑटोस्कोपी इज आउट ऑफ बॉडी परसेप्शन, आउट ऑफ बॉडी परसेप्शन, यानी कि मिरर इमेज, मिरर इमेज, बिना शीशे के ही खुद की बॉडी की इमेज बन रही है, बिना मिरर के भी पेशेंट खुद की मिरर इमेज देख रहा है, आउट ऑफ बॉडी परसीव कर रहा है, बिना मिरर के भी पेशेंट अपनी खुद की इमेज देख रहा है, वो ऑटोस्कोपी है। वैसे ही दूसरा नेगेटिव ऑटोस्कोपी क्या होगा कि मिरर में भी खुद को देख नहीं पाएगा, कि नॉट एबल टू सी, नॉट एबल टू सी हिज इमेज, इमेज इन मिरर। तो ऑटोस्कोपी में तो बिना मिरर के इमेज दिख रही है खुद की, वही नेगेटिव ऑटोस्कोपी में क्या हो रहा है? तो नेगेटिव ऑटोस्कोपी में शीशे के सामने खड़ा है पर खुद को देख नहीं पा रहा है, खुद को विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है, विजुअलाइज नहीं कर पा रहा। तो तीन वर्ड आपको दिख रहे हैं, एक्स्ट्रा कंबाइंड, एक्स्ट्रा कंबाइंड का मतलब आउट ऑफ सेंसरी फील्ड परसेप्शन, आउट ऑफ सेंसरी फील्ड परसेप्शन। वही दूसरा ऑटोस्कोपी है, ऑटोस्कोपी का मतलब है विदाउट मिरर पेशेंट की मिरर इमेज बनना, विदाउट मिरर पेशेंट की मिरर इमेज बनना। वही नेगेटिव ऑटोस्कोपी का मतलब है कि मिरर में भी खुद की इमेज को देख नहीं पाएगा। ये मेनली ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम में देखने को मिल सकता है, सर्टेन टाइप ऑफ सब्सटेंस अब्यूज में देखने को मिल सकता है। फुल नशे में चूर है, पीके फुल टल्ली है, दिमाग पूरा घुमा हुआ है, तब शीशे के आगे खड़ा रहता है पर खुद को देख नहीं पाता, क्योंकि परसेप्शन भयंकर तरीके से अल्टर्ड है, परसेप्शन बहुत अल्टर्ड हो रखा है। क्या बता? कौन सा? अरे ऑटोस्कोपी का मतलब है मिरर इमेज, पर्सन कैन सी हिज और हर इमेज विदाउट मिरर, पर्सन कैन सी हिज और हर इमेज विदाउट मिरर, आउट ऑफ बॉडी परसेप्शन बोलते हैं इसको, आउट ऑफ बॉडी परसेप्शन, यानी कि शीशा नहीं है, मिरर नहीं है, फिर भी खुद की इमेज देखा है, वो खुद की इमेज देखा है, खुद का रिफ्लेक्शन देख रहा है। वही नेगेटिव ऑटोस्कोपी में मिरर के सामने खड़ा है फिर भी खुद को मिरर में देख नहीं पा रहा है। देख पा रहे हो? चाहे इतने गंभीर मुद्रा में पाए गए हो भाई, देख नहीं पा रहे हो। हो गया? तो एक्स्ट्रा कंबाइंड हेलुसिनेशन सिंपल है, एक्स्ट्रा मींस एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा यहाँ आउट ऑफ सेंसरी फील्ड परसेप्शन है। एक्स्ट्रा क्या है कि सेंस ऑर्गन की जितनी रेंज होती है उस रेंज से बाहर का पेशेंट देख पा रहा है, सुन पा रहा है, वो एक्स्ट्रा कंबाइंड होगा। वहीं ऑटोस्कोपी इज आउट ऑफ बॉडी परसेप्शन, आउट ऑफ बॉडी परसेप्शन यानी कि मिरर इमेज। क्या हुआ है? क्या हुआ? बदतमीज। क्या था? मैंने नोटिस नहीं किया, क्या था? मुझे तो नहीं बोल रहे थे। ऑटोस्कोपी और नेगेटिव ऑटोस्कोपी, ऑटोस्कोपी में बिना मिरर के खुद की इमेज को परसीव करना, नेगेटिव ऑटोस्कोपी में मिरर में भी खुद की इमेज देख नहीं पाना। ठीक है? अलाइस इन वंडरलैंड सिंड्रोम, भाई साहब, अलाइस इन वंडरलैंड सिंड्रोम, इसको हम दूसरे वर्ड में टोड सिंड्रोम या डिसमेट्रोपिया बोलते हैं। अलाइस इन वंडरलैंड सिंड्रोम क्या है? आइडिया है कुछ? डिसमेट्रोपिया और टोड सिंड्रोम कहलाता है, डिसमेट्रोपिया और टोड सिंड्रोम। इसमें परसेप्शन का डिस्टॉर्शन है, जिसमें चीजें छोटी परसीव होगी, बड़ी परसीव होगी, पास में परसीव होगी या दूर परसीव होगी, ये चार चीजें होगी इसमें अलाइस इन वंडरलैंड सिंड्रोम, जिसमें ऑब्जेक्ट परसीव्ड स्मॉलर देन रियल, ऑब्जेक्ट कैन परसीव्ड एज लार्जर देन रियल, एंड ऑब्जेक्ट कैन परसीव्ड नियर बाय, एंड ऑब्जेक्ट कैन परसीव्ड फार अवे। ये चार चीजें होगी, माइक्रोप्सिया, मैक्रोप्सिया, टेलोप्सिया, पेलोप्सिया, ऐसी चीजें देखने को मिलेगी इसमें। तो ऑल्सो नोन एज टोड सिंड्रोम और डिसमेट्रोपिया, टोड सिंड्रोम और डिसमेट्रोपिया, characterized by distortion of perception, characterized by distortion of perception। यहाँ चीजों की साइज बहुत छोटी परसीव कर सकता है या बहुत बड़ी परसीव कर सकता है, या चीजें जो बहुत दूर है उसको पास में परसीव कर सकता है, और जो चीजें पास है उसको दूर परसीव कर सकता है। छोटी वाली को माइक्रोप्सिया बोलेंगे, बड़ी वाली को मैक्रोप्सिया बोलेंगे। चीजें अगर पहले दिखेगी तो पेलोप्सिया, चीजें दूर है तो टेलोप्सिया, टेलीफोन पे दूर से बात कर सकते हो तो टेलोप्सिया। क्या है वो? टेलोप्सिया। ये लिखो इतना, तब चले आगे। तो अलाइस इन वंडरलैंड सिंड्रोम, ऑल्सो नोन एज टोड सिंड्रोम और डिसमेट्रोपिया, इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है कि परसेप्शन का डिस्टॉर्शन हुआ है, और डिस्टोर्ट परसेप्शन का मतलब ये डिस्टरबेंस इन परसेप्शन, एक्चुअल से कुछ तोड़ मरोड़ के है, एक्चुअल को मॉडिफाइड वर्जन में परसीव कर रहे हैं, एक्चुअल चीज को मॉडिफाइड वर्जन में परसीव हो रहा है। लिख पाए? क्या लिखे? तो देखो, people may experience distortion in visual perception of object such as appearing smaller, larger, appearing to be closer or far away। चीजें अगर छोटी दिख रही है, स्मॉल है, मैक्रो दिख रही है, बड़ी है,
और टेलोप्सिया का पास में दिखेगी और टेलोप्सिया दूर हो जाएगी। और इस माइक्रोप्सिया को हम बोलते हैं लिलीपुटियन हेलुसिनेशन। लिलीपुटियन हेलुसिनेशंस। लिलीपुट स्टोर देखा है? लिलीपुट यानी छोटा, छोटे बच्चों के कपड़ों का स्टोर है लिलीपुट। ये क्या है? हाँ, कितने एबनॉर्मल हो गए तुम? तुम्हारा भी परसेप्शन खराब लग रहा है? तुम भी रामलाल के कैटेगरी के हो। अभी मैं रामलाल के एग्जाम्पल को हटा के तुम्हारे नाम के दिया करूंगा। कोई नोट नहीं, एक्चुअल नाम से दूंगा तुम्हारे। ठीक है, कोई नहीं, आगे एग्जाम्पल आने तो तुम्हारे नाम से देता हूँ। अभी लिखवाऊंगा अभी उसी नाम से। तुम्हारे थॉट प्रोसेस को देखते हुए रामलाल की जगह ले लिया तुमने। तो माइक्रोप्सिया, मैक्रोप्सिया, पेलोप्सिया, टेलोप्सिया को याद रखना है। डिस्टॉर्शन ऑफ परसेप्शन इन विच ऑब्जेक्ट कैन बी परसीव्ड एज स्मॉलर, लार्जर, नियर और फार अवे। नियर और फार अवे। अगर नियर वाला है तो क्या होगा? पेलोप्सिया होगा। दूर वाला है तो टेलोप्सिया है। छोटा है तो माइक्रोप्सिया है, बड़ा है तो मैक्रोप्सिया है। मीना भालेकर क्या पूछना चाह रही है कि क्या मुझे कोई बता सकता है कि एमएचएन मेंटल हेल्थ नर्सिंग स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है? तो बेटा साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो ये स्टार्टिंग में पढ़ेंगे कि लास्ट में पढ़ेंगे? स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जा रहा है। कोई नहीं बता रहा तुमको, मैं बता रहा हूँ, सुन लो है। हो गया? एक स्लाइड और करेंगे। नहीं हुआ? हो गया, हो गया। हाइपरस्थीसिया क्या है? नाम से दिख रहा है हाइपरस्थीसिया। यहाँ क्या होगा कि कोई भी परसेप्शन की इंटेंसिटी इंक्रीज परसीव होगी। क्या होगी? इंक्रीज परसीव होगी। जैसे कोई बहुत धीरे धीरे बात कर रहा है, ऐसे घुसर फुसर कर रहा है, फिर भी पड़ोसी क्या चिल्ला रहा है, पास वाला पेशेंट बता रहा है, अरे धीरे बोल नहीं सकता क्या, इतना चिल्ला क्यों रहा है, जबकि वो बिल्कुल ऐसी आवाज में बातें कर रहा है। तो ये क्या हुआ? परसेप्शन का इंटेंसिटी इंक्रीज परसीव हो रहा है। ये हाइपरस्थीसिया है। उसका उल्टा हाइपोस्थीसिया है। क्या है? हाइपोस्थीसिया। भाई साहब डीजे बजा फुल आवाज में, डीजे डीजे है, और बोल रहा है पेशेंट, आगे बोल रहा है इतनी धीरे आवाज में खाना कौन चलाता है, आवाज तेज करो। अरे आवाज तेज है भाई, कान के पर्दे फटे, इतनी तेज है ऑलरेडी। तो वो क्या है? हाइपोस्थीसिया। तो हाइपरस्थीसिया इज increased intensity, increased intensity of perceived stimuli. Perceived stimuli. Example: a low volume sound perceived as very high volume sound. वही hyposthesia, decreased intensity of perceived stimuli in which a high volume sound is perceived as very low volume. किसी ने दरवाजा आके एक बार ऐसे नॉक किया और पेशेंट को ये आवाज कैसी सुनाई देगी? बम ब्लास्ट जैसी, बूम। ये क्या है? क्या कहलाया? हाइपरस्थीसिया। जब भी किसी भी स्टिमुलाई की परसेप्शन की इंटेंसिटी इंक्रीज परसीव करेगा तब वो हाइपरस्थीसिया कहलाएगा। वहीं डिक्रीज इंटेंसिटी का परसीव होगा तो क्या कहलाएगा? हाइपोस्थीसिया। disorders, activity can be increased or can be decreased, और increased activity seen in mania and decreased activity को हम साइकोमोटर रिटार्डेशन बोल सकते हैं, और ये डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलेगी। वही एक्टिविटी में हम स्टीरियोटाइप एक्टिविटी और इमिटेटिव एक्टिविटी दो चीज देखते हैं। स्टीरियोटाइप एक्टिविटी और इमिटेटिव एक्टिविटी। स्टीरियोटाइप में रिपीटेटिव एक्टिविटी जिसमें मैनरिज्म क्या है? पर्पसफुल और नॉन पर्पसफुल हो सकते हैं, और रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटीज है। वही दूसरा टिक्स, स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स में इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स और कॉन्टैक्ट होंगे, लाइक हर्जिंग ऑफ शोल्डर्स, क्लियरिंग ऑफ थ्रोट्स एंड ब्लिंकिंग ऑफ eyelids. Flexibility is constantly maintaining a position for long period of time. Constantly maintaining a position for long period of time. और इसको हम कैटालेप्सी कहेंगे। क्या कहेंगे? कैटालेप्सी कहेंगे। वही हाँ, फ्लोइड तोड़ दे, बताओ। डिफरेंट क्वेश्चन के लिए जब सेम आंसर होगा तो परसिवरेशन बोल देंगे। तो अभी लिखाना नहीं है ना, आगे लिखाऊंगा ना। धैर्य रखो ना, हैव सम पेशेंस। धैर्य के डोज लगाने पड़ेंगे बेटा। पेशेंट खुद एक पोजीशन लगातार मेंटेन रखेगा। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल पिलो, तकिया किसका लगा है? साइकोलॉजिकल लगा हुआ है। इसके अलावा क्या था एक्टिविटी में? और क्या था? नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म का मतलब है हर चीज का विरोध। उसका उल्टा है ऑटोमेटिक ओबीडियंस। ऑटोमेटिक ओबीडियंस यहाँ पैथोलॉजिकल कंप्लायंस टू एन ऑर्डर, हर ऑर्डर को बहुत अच्छे से फॉलो करेगा, आज्ञाकारी है, बहुत ज्यादा आज्ञाकारी है। इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया। इकोलेलिया का मतलब है दूसरों के स्पीच को रिपीट करेगा तोते जैसे। करेक्ट लाइक रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स बाय इमिटेशन, वही
उसके बाद आपके डिसऑर्डर आगे परसेप्शन के दो मेन डिसऑर्डर होते हैं, इल्यूजन, हेलुसिनेशन। इल्यूजन इज फॉल्स परसेप्शन ऑफ